हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर बायोलॉजी क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग एक बायोकेमिस्ट्री का हम लोगों का सेशन चल रहा है जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में हमने बायोमोलिक्यूल्स को स्टार्ट किया और वहाँ पर हमने पहला बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट को हमने देखा, उसको हमने वहाँ पर डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि भाई आपके मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स क्या हैं, ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं। इसको हमने बहुत डिटेल में जाना और देखा कि भाई एक कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड मिलके दो मोनोसेक्राइड क्या बना रहे हैं, आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू आपस में वो जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद हमने देखा भाई कि जो आपके ये मोनोसेक्राइड्स हैं, ये आपके क्या है, आपके यहाँ पर हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी देखा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने देखा भाई डी फॉर्म क्या होती है, एल फॉर्म क्या होती है, इनैंशियोमर क्या होते हैं, एपीमर क्या होते हैं। फिर हमने उनके यूजेस देखे भाई कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट इनका क्या यूजेस हैं। तो पहला ये एनर्जी का स्टोरेज में काम कर रहे हैं। जैसे हम ग्लाइकोजन की बात करें तो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपके कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहे थे। दूसरा प्लांट्स की बात करें, स्टार्च की फॉर्म में वहाँ पर वो स्टोर हो रहे थे। एनर्जी का सोर्स ये बन रहे थे और स्टोरेज में भी ये हेल्प कर रहे थे। साथ ही हमने देखा भाई कि जो आपके काइटिन की बात करें, काइटिन जो है आपका, ये काइटिन बोले या हम सेल वॉल की, प्लांट सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज का जो वहाँ पर स्ट्रक्चर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और वो उसको एक रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा था, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर। ये हमने देखा भाई। आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो भाई एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। आपका लेक्चर 1 में हम लोगों ने फुल कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में देखा है। कोई आपके डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लिपिड्स एंड फैट्स। कि लिपिड क्या होते हैं या फैट्स और लिपिड क्या है, एक ही चीज है, इसको हम बहुत डिटेल में जानेंगे। तो समझते हैं भाई आज के लेक्चर हम क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्या है कि व्हाट आर लिपिड्स एंड फैट्स, कि लिपिड्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, इसको हम बहुत डिटेल में इसके बीच का डिफरेंस को हम समझेंगे। साथ ही हम देखेंगे भाई जो आपके लिपिड्स हैं, आपका देखते हैं लिपिड्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड आपका क्या है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के, ये एस्टर्स के एस्टर बॉन्ड के थ्रू ये बनते हैं। तो आपका जो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप है, क्या वो अल्कोहल ग्रुप आपका ग्लिसरॉल है? तो उन्हें हम कहेंगे ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स या ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड्स हम कह सकते हैं। अगर उसमें वो अल्कोहल जो है आपका, जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल जो है वहां पर, अगर वो स्पिंगोसिन है तो हम उसे कहेंगे भाई स्पिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स। को हम बहुत डिटेल में जानेंगे, इनके टाइप्स और सब टाइप्स की भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में हम देखेंगे जो फॉस्फोलिपिड्स हैं आपके, जैसे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, अगर हम सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन की बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, तो वो कुछ आपके फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। जैसे आपका फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल की हम बात करें, फॉस्फेटिडाइल कॉलिन की हम बात करें, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन की हम बात करें, तो ये अलग अलग फॉस्फोलिपिड से क्या है आपका मेम्ब्रेन बना हुआ है। और हम इनके बारे में जानेंगे कि भाई जो आपका मेम्ब्रेन है या फॉस्फोलिपिड के क्या क्या यूजेस हैं, उसको हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर भाई। अब देखिए आप, जो हम बात करें, जो पहला पॉइंट क्या है भाई कि व्हाट आर लिपिड्स, लिपिड्स होते क्या हैं। अगर एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो लिपिड्स आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज आपका ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया। तो इसमें ये आपका क्या है, सॉल्युबल है, डिसॉल्वेबल है। अब समझते हैं, अगर हम सिंपल देखें तो लिपिड्स को एक जनरल टर्म की अगर हम बात करें तो लिपिड्स वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। एक तो एक उसमें बहुत वैरायटी है कि अगर हम देखें भाई तो आपके फैट्स हैं वो भी आपके एक तरीके के लिपिड्स हैं। अगर हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करें वो भी एक तरीके का लिपिड है। मींस बहुत यहां पर क्या आपका वैरायटी है, यहाँ डाइवर्स ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होते हैं। और क्या होंगे ये, दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनमें क्या होगा आपका, आपका क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मींस यहाँ पर कार्बन आप देखने वाले हो। एंड दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या है आपके, ये इनसॉल्युबल है वाटर में। क्यों इनसॉल्युबल है ये वाटर में? क्योंकि हम जानते हैं कि लाइक डिजॉल्व इन लाइक, एक जैसा। अगर वो पोलर नेचर का है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। जैसे हम ग्लूकोज की बात करें तो कहां डिजॉल्व हो रहा है, आपका पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो आपके नॉन पोलर होंगे, जो जितने भी आपके ये लिपिड्स हैं, लिपिड्स आर, इनके अगर हम नेचर की बात करें तो इनका नेचर क्या है आपका, इसका अगर हम नेचर की बात करें, इसका नेचर जो है आपका नॉन पोलर नेचर का है। नॉन पोलर का मतलब दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अब ये हाइड्रोफोबिक है तो ये आपके नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होंगे। तो इसीलिए क्या देखते हैं हम, ये आपका डिजॉल्वेबल है किसमें, आपका नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज आपका ईथर हो गए, आपके क्लोरोफॉर्म हो गए। एंड बेंजीन में क्या कर सकता है, ये डिजॉल्व हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट भाई? इसके अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो जित सॉरी, जो आपके ये आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का है, या हाइड्रोफोबिक नेचर का है, ये वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा भाई, है ना। और दूसरा ये क्या है आपका, रिच इन कार्बन एंड हाइड्रोजन। आप देखेंगे ये आपका कार्बन में हाइड्रोजन में क्या है आपका, ये रिच है। यहाँ पर मतलब कार्बन बहुत ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आपका यहाँ पर रहने वाला है। और ये एक्सेलेंट एनर्जी स्टोरेज, एक मिनट दीजिएगा आप, ये क्या है आपका,
एक्सीलेंट एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल, कि यहां पर एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो ये एनर्जी लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी को स्टोर करना है, तो आपका ये लिपिड की फॉर्म में आपका एनर्जी स्टोर हो रहा है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि क्यों ये एनर्जी की कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं है एनर्जी की फॉर्म में, एनर्जी के लिए क्यों स्टोर नहीं कर रहे हैं भाई। अगर जब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए तो हम देखते हैं भाई कई लेवल तक आपका ग्लाइकोजन भी क्या है, आपका स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी अगर हम केमिकल डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है आपका, लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ये क्या है आपके, ये आपके क्या है, एस्टर्स हैं किसके, आपके फैटी एसिड के, मींस यहां पर एक फैटी एसिड होंगे और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल होने वाले। अब अगर हम पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल की बात करें तो यहां पर आपका क्या हो सकता है, आपका एक मॉलिक्यूल इज ग्लिसरॉल, दूसरा क्या है आपका स्पिंगोसिन, स्पिंगो, ये दोनों क्या है आपके, ये आपके क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। हमने देखा ना अभी, ये आपका ग्लिसरॉल बेस्ड हो सकता है, आपका स्पिंगोसिन बेस्ड हो सकते हैं। अगर इसमें कंपाउंड्स की बात करें, कौन कौन है कंपाउंड से मिलकर आपका ये लिपिड्स का फॉर्मेशन है, तो लिपिड में आपका कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन प्रेजेंट होने वाला है। इसके अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें तो जनरल फॉर्मूला क्या है इसमें, CnH2nO2। अगर यहां पर देखें हम तो एक अगर कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, और ऑक्सीजन की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही लेस अमाउंट में, मतलब बहुत कम मात्रा में क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन रहती है। अगर हम यहां पर देखें, अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के रेशियो की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे 1:2 का रेशियो में आपका क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन आपका इस तरीके से प्रेजेंट होता है। जबकि हम कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या देखा था, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का क्या फॉर्मूला था, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वहां पर जनरल फॉर्मूला था आपका CnH2nOn। और यहां पर रेशियो की बात करें तो 1:2:1 के रेशियो में क्या थे, आपके कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट थे। क्लियर। अब हमने वहां पर देखा जो आपके कार्बन, जो आपका क्या था, आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या मोनोसेक्राइड्स हैं, तो यहां पर आप देखोगे जब मोनोसेक्राइड से आप ओलिगोसेक्राइड्स या डाइसेक्राइड्स की बात कर रहे थे तो वहां पर क्या बन रहा था, आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। क्या था वहां पर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है भाई, आपका एल्डिहाइड के बीच में प्लस आपका एल्कोहल के बीच में। एल्डिहाइड और एल्कोहल मिलकर क्या बना रहे थे, आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब इनमें क्या हो रहा था, पॉलीमराइजेशन हो रहा था तो इस तरीके से हो रहा था। क्लियर। दूसरा यहां पर अगर हम देखें, अगर हम किसकी बात करें, लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स में जो ये एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एस्टर जो बॉन्ड बन रहा है ये किसके बीच में बनेगा, एक तो एसिड होगा, जो फैटी एसिड का एसिड होगा, प्लस आपका क्या होने वाला है, एल्कोहल। फैटी एसिड और एल्कोहल के बीच में ये बॉन्ड बनता है, जो कौन सा बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड बनता है। एस्टरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू ये बॉन्ड बनेगा और यहां पर भी आपका एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा। क्लियर। अगर हम देखें, अगर हम इसके बायोलॉजिकल फंक्शन की बात करें तो इसके तो मल्टीपल फंक्शन है, बट हम एनर्जी को लेकर चलते हैं कि भाई एनर्जी स्टोरेज का है। तो अब नेचर में या हम कहें एवोल्यूशन के साथ साथ में हमने क्यों अडॉप्ट किया कि भाई हम कार्बोहाइड्रेट को लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स या स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी सोर्स ना रखकर हम इसमें यहां पर क्या कर रहे हैं, लिपिड को हम एनर्जी सोर्स की तरह स्टोर करके रख रहे हैं। ऐसा क्यों है, अगर हम बात करें, अगर हम एक कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की बात करें तो यह लगभग आपका 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट है तो जब उसका रिडक्शन होगा तो 4 किलोग्राम किलो जूल की आप किलो कैलोरीज में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कार्बोहाइड्रेट के साथ में, कि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप हैं। अब हाइड्रोक्साइल ग्रुप ज्यादा होंगे तो ये ज्यादा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ में। गेटिंग माय पॉइंट। अब वाटर के साथ में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, मतलब अगर हम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो बहुत ही एक बल्कि सा स्ट्रक्चर बन रहा है। मींस 1 ग्राम की बात करें या कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज की बात करें तो इसके साथ में कई सारे वाटर मॉलिक्यूल भी एसोसिएटेड रहेंगे, एडहेयर रहेंगे, अटैच रहेंगे। तो ये एक बल्कि क्या कर रहा है, बल्कि स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा कि भाई अगर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना है तो आपको बहुत बड़ा एरिया ये कवर कर लेगा, क्योंकि इसके साथ में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है। तो अगर फिर नेचर ने बोले या एवोल्यूशन ने प्रोटीन को क्यों नहीं एज अ स्टोरेज फॉर्म ले लिया भाई। चले मान लीजिए कि आपके किसके साथ में, कार्बोहाइड्रेट के साथ में एक लिमिटेशन है कि भाई ये क्या कर रहा है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर के साथ में, तो ये बहुत बल्कि सा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, इसको बहुत ज्यादा जगह चाहिए, स्पेस चाहिए स्टोर करने के लिए। प्रोटीन का क्यों नहीं। अगर हम प्रोटीन की एनर्जी की बात करें तो प्रोटीन
में अगर हम देखें 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 4.2 किलो कैलोरीज का प्रोडक्शन करता है भाई एनर्जी का। लेकिन प्रोटीन के साथ में क्या इशू है, क्या प्रोटीन के साथ में पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, देन वो जाके स्टोर होगी, है ना। और एनर्जी का प्रोडक्शन क्या कर रहा है, ये 4.2 किलो कैलोरीज का ही फॉर्मेशन कर रहा है भाई पर ग्राम। तो देखा जाए तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। प्रोटीन को बनाने में क्या हो जाएगा, इतना ज्यादा एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है कि आपको क्या क्या स्टोर करना है और क्या क्या इसका यूटिलाइजेशन रहेगा, वो यहां पर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रहा है। दूसरी तरफ आप समझ रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तब जाके उस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में बहुत सारा एनर्जी का कंजप्शन होगा, तब जाके प्रोटीन बन रही है। अब यहां पर क्या है, अगर हम लिपिड्स की बात करें, लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स में अगर हम एनर्जी की बात करें तो 9 किलो कैलोरीज का प्रोडक्शन कर सकता है भाई पर ग्राम। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में, प्रोटीन के कंपैरिजन में मोर देन 2 टाइम क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। मींस अगर 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो 4 किलो कैलोरीज का प्रोडक्शन कर रहा है। अगर हम बात करें 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमारे पास है तो इट इज प्रोड्यूसिंग 4.2 किलो कैलोरीज का प्रोडक्शन कर रहा है एनर्जी की अगर हम बात करें। लेकिन लिपिड्स की देखें तो लिपिड्स आपका क्या कर रहा है, मोर देन 2 टाइम, दुगना से ज्यादा ये क्या कर रहा है, आपका एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये बेटर है भाई, एफिशिएंट है। दूसरा, अब जो आपके लिपिड्स हैं दे आर हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर है इनका। अब जब ये हाइड्रोफोबिक नेचर है तो ये बहुत ही कैसे रहेंगे, ये वाटर के साथ में बॉन्ड नहीं बनाएगा भाई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट भाई। अब ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा है, ये कम जगह घेरेगा स्टोरेज में, और दूसरा क्या, एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट भाई, क्लियर है ये पॉइंट्स। अब ये एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस क्यों कर रहा है, क्योंकि क्या यहां पर ये हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में रहता है। क्या रहता है ये आपका, ये हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कार्बन है। जो कि लिपिड्स हैं दे आर हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कार्बन, या रिड्यूस रिडक्शन का बहुत ज्यादा हो रखा है। अब एक चीज समझिए, आप किसी चीज को आप बहुत तेजी से आप सप्रेस या दबा के रखें, प्रेस करके रखें, तो आप देखिए उसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा। समझना आप बात को, कि किसी चीज को मैं बहुत ज्यादा क्या कर दूं, कॉम्पैक्ट कर लूं, तो जब वो एक्सपेंड करेगा तो वो ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है। उसी तरीके से जैसे अगर हम लिपिड्स की बात करें, दे आर हाईली रिड्यूस्ड, है ना, ये आपके क्या है, ये हाईली रिड्यूस्ड हैं, तो जब इनका ऑक्सीडेशन होगा तो उतना ज्यादा इनका ऑक्सीडेशन हो सकता है। ऑक्सीडेशन इज मच मोर पॉसिबल इन केस ऑफ लिपिड्स एज कंपेयर टू किसके, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन। क्लियर। दूसरा, अब जब इनका रिडक्शन ज्यादा है तो इट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अपॉन ऑक्सीडेशन। जब इनका ऑक्सीडेशन होगा तो ये उतना ही ज्यादा क्या, जितना ज्यादा रिडक्शन उतना ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे भाई। थर्ड पॉइंट कहें, इसीलिए क्या हो चुका आपका, ये प्रिफर्ड चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक एनर्जी स्टोरेज। अब इसीलिए क्या होगा, एवोल्यूशन के साथ साथ में हमने एनर्जी स्टोरेज के लिए, जब हमें लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी स्टोर करनी है, उसके लिए क्या हो चुका है आपके, ये लिपिड्स को यूज किया गया है। लिपिड्स को लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्वॉयर भी हम कह सकते हैं, स्टोरेज के लिए हमने इसको क्या कर सकते हैं, हम इसे रख सकते हैं। क्लियर है पॉइंट भाई। अब थोड़ा सा एक बेसिक सी चीज समझते हैं। जब हम बात कर रहे हैं भाई जो ग्लिसरॉल, अब हमारा जो लिपिड है, अगर हम लिपिड के स्ट्रक्चर की बात करें, है ना, बेसिक से स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लिपिड की अगर हम बात करें तो लिपिड में क्या है आपका, अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड के अंदर क्या होगा, एक तो आपका क्या होना चाहिए भाई, इसके अंदर क्या होना चाहिए, पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल का मतलब कि इसके अंदर क्या होंगे, हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, OH हो गया, OH हो गया, OH हो गया। जैसे हम किसकी बात करें, हम ग्लिसरॉल की बात करें, ग्लिसरॉल हो गया, आपका स्पिंगोसिन हो गया, स्पिंगोसिन हो गया, ये सारे क्या है आपके, एल्कोहल है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल प्लस अगर हम बात करें किस चीज की, आपके फैटी एसिड की, फैटी एसिड की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल है ये। अगर हम फैटी एसिड की बात करें, फैटी एसिड हम लिखने के बजाय अगर हम क्या करें, हम इसको बना देते हैं, एक अगर हम, या एक मिनट लीजिएगा मेरे को, फैटी एसिड अगर हम क्या करें, एक फैटी एसिड हम बना लेते हैं यहां पे। फैटी एसिड का अगर हम बात करें तो सी, एक मिनट यहां पर हम बात करें सी ओ एच डबल बॉन्ड ओ, और ये इसके साथ कोई आपका एक आर चेन जुड़ी हुई है, ये क्या है आपका, दिस इज अ फैटी एसिड, फैटी एसिड, है ना। इस फैटी एसिड में क्या होगा आपका, इस फैटी एसिड में हुआ एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन होगा,
और एस्टरीफिकेशन के साथ में क्या है यहां पर, एक वाटर मॉलिक्यूल इससे रिलीज हो जाएगा। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज होगा तो कैसे ये रिलीज हो रहा है इसको समझिएगा आप। यहां पर क्या होगा कि यहां पर आपका जो ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका आपका जो एसिड का OH ग्रुप हो गया, और जो ये आपका अल्कोहल का H है, इस यहां पर से क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल को ये रिलीज कर देगा। और यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका, अब स्ट्रक्चर बनेगा आपका कैसा, ये आपका है OC डबल बॉन्ड OR, है ना, और यहां पर आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो गया, यहां पर आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ये आपका क्या बन गया है, ये आपका बन गया है मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। इज इट क्लियर टू एवरीवन भाई, समझ रहे हो आप बात को, कि जो आपका ग्लिसरॉल है, एक जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है यहां पर, यह हाइड्रोक्साइल ग्रुप यूज हो चुका है किस चीज में, आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में। और ये आपका कौन सा बॉन्ड होगा, यहां पर जो बॉन्ड बना है, दिस इज द एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड का ये फॉर्मेशन हुआ। इस एस्टर बॉन्ड के थ्रू क्या हो गया, ये आपस में जुड़ चुके हैं। अब आप यही देखें कि आपका क्या हो चुका, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल प्लस एक आपका क्या है, फैटी एसिड, फैटी, एक आपका फैटी एसिड है, ये क्या मिलके बना रहे हैं, इन्होंने बनाया भाई मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल बना दिया। दूसरा अगर हम बात करें तो ग्लिसरॉल है प्लस आपके दो फैटी एसिड हैं, फैटी एसिड चेन है ना, दो फैटी एसिड चेन है, तो ये क्या बना देगा, यहां पर भी एक एस्टर बॉन्ड बनेगा, ये बना देगा भाई आपका क्या, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। क्लियर। अब यही मान लीजिए आपके पास ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड चेन है, एसिड हैं, तो ये क्या बना आपका ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो इसके पास 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, उन हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ में अगर फैटी एसिड जुड़ रही है, एक फैटी एसिड जुड़ी तो हमने बोला मोनो मीन सिंगल एसाइल ग्लिसरॉल, 2 मिली तो 2 एसाइल ग्लिसरॉल, 3 मिली तो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। क्लियर। अब यहां पर एक और चीज है कि जब एक मोनो एसाइल ग्लिसरॉल की बात करें या डाइएसाइल ग्लिसरॉल की बात करें, तो इनके पास क्या है, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप या 2 हाइड्रोक्साइल, अगर मोनो एसाइल है तो उसके बाद 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप फ्री है, तो जो आपका डाइएसाइल ग्लिसरॉल उसके बाद एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप फ्री है। तो इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप की बात करें तो ये आपका क्या है, एक तरीके से पोलर की तरह काम करने वाला, पोलर मॉलिक्यूल इसके पास क्या होने वाला है, ये आपके पोलर मॉलिक्यूल होने वाले हैं। मींस इसके बाद दोनों होगा, एम्फीपैथिक नेचर इनका होने वाला है। जैसे अगर हम बात करें मोनोएसाइल ग्लिसरॉल और डाइएसाइल ग्लिसरॉल की अगर हम बात करें तो ये कैसे होंगे, ये एम्फीपैथिक नेचर के होंगे, एम्फीपैथिक, इनका क्या होगा, एम्फीपैथिक नेचर होगा। मींस जो इसके साथ एसाइल चेन जुड़ी हुई है, दे आर नॉन पोलर इन नेचर। जो इसके साथ ग्लिसरॉल है, उसका जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप वाला पार्ट है, ये इसका क्या है, पोलर नेचर का होगा। लेकिन हम ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की बात करें, ये टोटली क्या है आपका, ये आपका नॉन पोलर नेचर का होगा, नॉन पोलर नेचर रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, क्योंकि जितना भी इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, दैट हाइड्रोक्साइल ग्रुप यूटिलाइज्ड फॉर द एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, ये एस्टर बॉन्ड में यूज हो चुका है, अब इसके बाद हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं है, तो उसके लिए तो क्या चाहिए आपको, हाइड्रोक्साइल ग्रुप चाहिए, कि ताकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड को बना सके भाई, उसके बीच में क्या हो सके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो। क्लियर है भाई ये पॉइंट, तो एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब बात करेंगे जो पहला कंपोनेंट है, एक लिपिड के लिए जो रिक्वायरमेंट है, एक तो आपका क्या है, आपका क्या है, एक तो आपका क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, ग्लिसरॉल की हम बात करें, पर यहां पर हम पहले कंपोनेंट की बात करते हैं। पहला जो फर्स्ट कंपोनेंट यहां पर है आपका, दैट इज फैटी एसिड, कि जो फैटी एसिड चेन है भाई, वो भी तो इंपॉर्टेंट है, वो एसाइल ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखिए यहां पर क्या है, ये आपके जो फैटी एसिड है, ये दो तरीके, एक आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक आपका है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दो तरीके के फैटी एसिड है, एक आपका है सैचुरेटेड वन, दूसरा है आपका अनसैचुरेटेड वन। अब देखो क्या है, सैचुरेटेड की बात करें तो सैचुरेटेड में क्या आपका जो कार्बन है आपस में, ये कैसे जुड़े हुए हैं, ये आपके सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होगा, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट रहने वाले। समझ रहे हैं आप बात, क्या रहेगा यहां पर, कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट रहेंगे, उसे हमने बोला सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या हो चुका भाई, आप देखेंगे कंप्लीटली रिड्यूस्ड है,
कंप्लीटली रिड्यूस्ड है। अब भाई कंप्लीटली रिड्यूस्ड है क्योंकि आप देख रहे हो हर जगह इसमें क्या है, हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच है। अब कंप्लीटली रिड्यूस होगा उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल, ऑक्सीडेशन ज्यादा पॉसिबल है तो ये आपका क्या कर देगा, प्रोड्यूस मोर एनर्जी एज कंपेयर टू आपके अनसैचुरेटेड फैटिक एसिड का कंपेरिजन में क्या करने वाला है, ये प्रोड्यूस, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा ये ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर लेगा। क्लियर। दूसरा अगर हम देखें इसकी जो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, इसकी अगर हम नेचर की बात करें, ये आपका कैसा है, नॉन पोलर नेचर की होगी, नॉन पोलर नेचर की, पोलर नेचर होगा। और जो इसका क्या है, इसका जो एसिडिक ग्रुप की अगर हम बात करें, इसके पास जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये आपका कैसा नेचर का होगा, ये आपका पोलर नेचर का होने वाला है, पोलर नेचर। समझ गए हैं आप बात। ये है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में ओनली सिंगल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट होगा, कंप्लीटली ये रिड्यूस्ड होगा, और इसका जब ऑक्सीडेशन होगा ये आपका एनर्जी का प्रोडक्शन जो रहेगा ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को देखिए आप, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के केस में क्या है आपका, ये यहां पर आप क्या देखने वाले हैं, यहां पर आप डबल बॉन्ड देखने वाले हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट होने वाला है। मींस यहां पर 1 या 1 प्लस आपको क्या मिलने वाले हैं, एक और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड यहां पर आपको मिलने वाले हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। अब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दो या दो से ज्यादा है हम उसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कह रहे हैं। क्या है पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है आपका ये है पहला पॉइंट क्या है आपका, कि एक या एक से ज्यादा, 1 और मोर देन 1 डबल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट होंगे, और इसको हम कह सकते हैं भाई ये पार्शियली क्या है आपका, ये पार्शियली रिड्यूस्ड है, पार्शियली रिड्यूस्ड है। ये आपका क्या होगा, पार्शियली, यहां पर देख रहे हो आप, यहां पार्शियली यहां पर रिडक्शन हो रखा है। तो अब यहां पर भी देखें तो सेम चीज ये है भाई, कि जो इसकी फैटी एसाइल चेन है उसका नेचर क्या होगा, वो आपका नॉन पोलर नेचर का है, और जो आज का हेड है ये क्या होगा, इसका नेचर यहां पर पोलर हेड है। ये अभी एम्पीपैथिक नेचर के आपके मॉलिक्यूल्स। क्लियर ये पॉइंट। सैचुरेटेड फैटी एसिड हु इज हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड, जिसके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कंप्लीटली रिड्यूस होता है, और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये लार्ज मोर एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो यहां पर एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, और ये पार्शियली आपका रिड्यूस्ड कंडीशन में या रिड्यूस्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब बात करते हैं, एक चीज और देखते हैं यहां पर। अब जब ये रिडक्शन जब इसका हुआ, जब यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, उस डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से क्या हो चुका है, यहां पर एक किंक का फॉर्मेशन हुआ, किंक का फॉर्मेशन हो गया। किंक का फॉर्मेशन मतलब ये थोड़ा सा क्या कर चुका है, आपका बेंड कर चुका है एक तरफ को, किंक की वजह से ये थोड़ा सा बेंड कर चुका है। दूसरा, इस एम्पीपैथिक नेचर होने की वजह से आप देखेंगे कि यहां पर आप देखेंगे कि जब ये क्या करेंगे, वाटर या एक्वा सॉल्यूशन में रहते हैं, तो ये क्या करते थे आपके, ये आपका इसके बाद एक पोलर हेड है, इसके अंदर की तरफ क्या होगा, आपका नॉन पोलर हेड होगा। ये क्या बनाएंगे, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। कमेंट में बताइएगा आप क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, भाई क्या स्ट्रक्चर का बनाते हैं ये मिसेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या बनाएगा, ये मिसेल का फॉर्मेशन कर देंगे, कि जो आपका पोलर हेड है वो आपका बाहर की तरफ प्रेजेंट रहेगा, और जो आपका नॉन पोलर पार्ट है वो अंदर कोर में वो प्रेजेंट रहने वाला। इसको हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं मिसेल्स। क्लियर ये पॉइंट भाई, है ना। इस तरीके से क्या बनाएगा, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, बॉल से भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर। अब देखते हैं जो ये किंक बना है, इस किंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखेंगे आप। द किंक अफेक्ट द मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करेगा। मेल्टिंग पॉइंट मींस जिस टेंपरेचर पे वो आपका जो आपका मॉलिक्यूल है वो मेल्टेड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में रह रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग टेंपरेचर कह रहे हैं या मेल्टिंग पॉइंट कह रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, जो आपके सैचुरेटेड ट्रांस फैट होते हैं, मींस जो आपका सैचुरेटेड ट्रांस फैट है, आपको पता ही है कि अगर हम डाइट में ट्रांस फैट ज्यादा लेते हैं तो उससे क्या दिक्कत आती है, एक तो ये सॉलिड रहता है, दूसरा ये प्लाक फॉर्मेशन कर सकता है। प्लाक फॉर्मेशन मींस ये आर्टरीज और धमनी में ब्लॉकेज का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से आप देखें हार्ट अटैक जैसी कंडीशन बन सकती है। समझ रहे हैं। तो हार्ट, ये आपका जो ट्रांस फैट होते हैं ये आपका बैड फैट है भाई, ये लेना नहीं चाहिए, कम इसको यूज करना चाहिए। अब समझते हैं बात को। अब देखो क्या हो रहा है, जो स्ट्रेट चेन है आपकी, जब क्या हो रहा है आपका, मान लीजिए ये कोई आपकी कौन सी चेन है, आपकी फैटी एसाइल चेन है। अब बहुत लंबी लंबी फैटी एसाइल चेन है, तो इनके बीच में क्या टाइट पैकेजिंग हो जाती है। अब टाइट पैकेजिंग होती है तो आप देखोगे ये मेल्ट नहीं होता है। जैसे आप क्या देखेंगे, आप रूम टेम्परेचर पे आप देखेंगे जो डालडा है, घी है,
वनस्पति जो है ये आपका सॉलिड रह रहा है एज कंपेयर टू ऑयल के कंपैरिजन। क्यों रह रहा है उसके पीछे का रीजन अगर हम देखेंगे, उसके पीछे का रीजन है आपका यहां पर आपका सैचुरेटेड आपका फैट होता है, ये सैचुरेटेड यहां पर फैट प्रेजेंट है, वहां पर आपके अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होता है। ऑयल के केस में अनसैचुरेटेड है। और हम इस डालडा की बात करें, घी की बात करें, वनस्पति की बात करें, बटर की बात करें, तो वहां पर आपका क्या होगा, ट्रांस फैट ज्यादा होगा, सैचुरेटेड फैट वहां पर ज्यादा होगा। मींस वहां पर सारा सिंगल बॉन्ड में लंबी लंबी चेन्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से उसका मेल्टिंग टेम्परेचर आपने देखा भी होगा भाई। जो आपका क्या होता है, एक कौन सा बटर होता है यार, एक तो अमूल बटर हो गया, दूसरा बटर आता है वादीलाल वगैरह कुछ इस तरीके से आता है, उसमें आप देखें डेलीशियस, आई थिंक हाँ डेलीशियस के बटर को आप देखेंगे, आपने देखा भी है कि स्ट्रीट फूड जब बन रहा होता है तो आपने देखा पाव भाजी के केस में वो क्या कर रहा है, भाजी बना रहा है, भाजी उबल रही है, खोल रही है, उसमें बटर का पूरा पूरा टिक्की डाल देता है, लेकिन वो देखोगे आप वो मेल्ट नहीं हो रहा है, जबकि टेम्परेचर बहुत हाई है भाई, पूरा जो भाजी है वो तो खोल रही है, बॉयल हो रही है, लेकिन वो मेल्ट नहीं हो रहा है, मेल्ट बहुत लेट हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ही बैड टाइप का बुरी तरीके का फैट है, वहां पर पूरा सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट है, उस सैचुरेटेड फैट की वजह से क्या नहीं हो पाएगा, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई पहुंच गया है, अब वो बॉइलिंग टेम्परेचर भी क्या नहीं हो रहा है, मेल्ट नहीं हो रहा है। क्लियर? अब देखेंगे क्या हो रहा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और यहां पर क्या होगा, सॉलिड होगा, ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे ये मेल्ट ही नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल सॉलिडिफाई है। दूसरा, अब सिस अनसैचुरेटेड फॉर्म की बात करें, अब देखिए सिस और ट्रांस दो तरीके की आपके क्या होती है, कंफर्मेशन होती है। आप नेचर में देखेंगे तो सिस आपका जो फॉर्म है, मीन सिस डबल बॉन्ड आपका क्या होगा, जो प्रेजेंट होगा, उस केस में क्या होगा, ये आपका किंग का फॉर्मेशन करेगा, उस किंग की वजह से दे कैन नॉट पैक टाइटली, इसकी वजह से जो पैकेजिंग है वो टाइटली पैकेजिंग नहीं हो रही, क्योंकि वहां उसके बीच में आप देखें थोड़ा सा बेंडिंग है, उसकी वजह से टाइटली पैक नहीं होगा, टाइटली पैक नहीं होगा, तो आपको क्या मिलेगा, लो मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कि आप देखोगे ना, जैसे ऑयल है नॉर्मली वो आपका रूम टेम्परेचर पर क्या है, आपका आपका लिक्विड फॉर्म में, पर आप देखोगे कि ऑयल के साथ में अगर मिलावट कर देंगे, कच्ची घनी का तेल ले आए, अगर वो जम रहा है, दैट मींस उसमें क्या है, आपका कुछ ना कुछ क्या है, उसमें आपका अल्टरेशन किया हुआ है, कुछ ना कुछ मिलावट उसमें की हुई है ना। चलो अब देखिए इससे क्या समझ में आया हमारा हमें, कि जो टीएम है वो इंक्रीज करता है विद चेन लेंथ, जैसे जैसे चेन की लेंथ बढ़ेगी। अगर मान लीजिए जो आपके क्या है यहां पर, ये जो फैटी एसाइल चेन है, ये आपका कितना 10 कार्बन की भी हो सकती है, 12 की भी हो सकती है, 16 की हो सकती है, 20 की हो सकती है, 22 की हो सकती है, 24 की हो सकती है। दैट मीन जैसे जैसे आपके एसाइल चेन की लेंथ बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका टीएम जो है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर? दूसरा, ये आपका टीएम डिक्रीजेस विद द डिग्री ऑफ सिस अनसैचुरेशन, कि अगर जब डबल बॉन्ड है, अगर मान लीजिए एक डबल बॉन्ड है, एक मॉलिक्यूल, एक जो दूसरा कंपाउंड उसमें 2 डबल बॉन्ड है, तीसरा उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है, तो जिसके अंदर जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या रहेगा, उतना रिड्यूस रहेगा, कम रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट भाई? कहने का यहां पर समझने वाली क्या बात है, कि उस किंग के चक्कर में जो पैकेजिंग है वो टाइटली पैक नहीं हो पा रहा है, इस वजह से इसका जो टीएम है, मेल्टिंग टेम्परेचर है, वो आपका रिड्यूस मिल रहा है। दूसरा हमने यहां पर जाना कि जो आपकी फैटी एसाइल चेन है, इफ दे आर लॉन्ग लॉन्ग चेन फैटी एसाइल होंगी, उनका मेल्टिंग टेम्परेचर आप देखेंगे क्या होगा, इंक्रीज होगा। डबल बॉन्ड ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होने वाला, डिक्रीज होने वाला। यहां पर हम लोगों ने ये जाना है। अब समझते हैं भाई, जो आपका ये किंक है, जो डबल बॉन्ड है, ये इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जो अनसैचुरेटेड आपका फैट है, ये फैटी एसिड जो है आपके, ये आपके दो तरीके के होंगे, कौन कौन से, एक है आपका म्यूफा, दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दूसरा आपका है प्यूफा, दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना। म्यूफा एंड प्यूफा आपने देखा भी होगा भाई, जो आप ऑयल कंपनीज जैसे सफोला में हम लोगों ने देखा है कि उसमें क्या रहेगा, कि हाई प्यूफा कंसंट्रेशन इसके अंदर, हाई प्यूफा है, हाई म्यूफा है। अब क्या होता है, जो आपके अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करें या बैड फैट को रिड्यूस करने में काम कर रहे हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं। अब मान लीजिए आपका बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करें या बैड फैट की बात करें, हम ट्रांस फैट की बात करें, अगर रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आप क्या देखने वाले हैं, जो हार्ट अटैक की कंडीशन है, जो ब्लॉकेज की कंडीशन है, आपका आर्टरीज ब्लॉकेज की बात करें, वो क्या होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये हार्ट के लिए बेटर माने जाते हैं, है ना। चलिए आप समझते हैं। अब म्यूफा की बात करें, दैट म्यूफा खुद में कह रहा है भाई कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, मोनो मींस सिंगल, यहां पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, सिंगल डबल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट होने वाला है। और इसमें अगर हम देखें तो दे आर नॉन एसेंशियल, ये आपके नॉन एसेंशियल भी। क्यों नॉन एसेंशियल है भाई, क्योंकि ये हमारी बॉडी, एनिमल्स इसको खुद से आपका सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी कोई चीज है, आप खुद बना सकते हो, आप क्यों उसे सुपरमार्केट से खरीदोगे, क्यों आप उसको बाहर से खरीदोगे, यू आर ऑलरेडी हैविंग दैट ना, आपके पास खुद के पास है वो, तो इसीलिए हमें क्या, ये नॉन एसेंशियल है, हमारी बॉडी इसको खुद से बना लेती है। देखो प्यूफा की बात करें तो प्यूफा मींस आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मींस आपका दो या दो से ज्यादा यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, उसको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कह रहे हैं। और ये आपके एसेंशियल है, क्योंकि आपकी बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, और इसके लिए हमें डिपेंड करना पड़ेगा किस चीज पे, आपको डाइट में। एंड दे आर वाइटल फॉर फिजियोलॉजी, कई सारी फिजियोलॉजी की बात करेंगे हम, कि कोई आपका हार्मोन का, स्टेरॉइड हार्मोन की बात कर रहे हैं,
आप कई सारे आप ल्यूकोट्राइन्स की बात करें, ये इनके प्रोडक्शन में ये हेल्प कर रहे हैं। इनके लिए क्या है, ये रिएजेंट की तरह काम कर रहे हैं, इनिशियल मटेरियल का ये काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपके वाइटल फॉर आपका फिजियोलॉजी के लिए भी ये क्या है, बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे जो हमारे अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है, इनकी जो नेमिंग है, इनका जो नोमेनक्लेचर है, आपको यहां पर दो तरीके का नोमेनक्लेचर दिखा, एक है आपका डेल्टा, एक है आपका ओमेगा नोमेनक्लेचर। क्या होता है डेल्टा एंड क्या होता है ओमेगा नोमेनक्लेचर, उसको समझते हैं। देखिए जो डेल्टा नोमेनक्लेचर है, डेल्टा नोमेनक्लेचर की बात करें तो डेल्टा नोमेनक्लेचर के केस में हम क्या करते हैं, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो यहां पर काउंटिंग होगी, आप यहां पर देख रहे होंगे, जो पहला कार्बन है आपका, दैट इज कोई फंक्शनल ग्रुप, जैसे यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो पहला कार्बन है, देन सेकंड कार्बन, देन थर्ड कार्बन, देन फोर्थ कार्बन, और एंड सो ऑन, है ना। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, इस तरीके से आपका क्या होगा, इसकी काउंटिंग, इसकी नंबरिंग होगी। मींस कहने का क्या मतलब है यहां पर, कि पहला जो है यहां पर आपका जो पहला कार्बन है आपका कौन सा है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर प्रेजेंट है, दैट इज द फर्स्ट कार्बन। उसके बाद ये आपका सेकंड कार्बन हो गया भाई, ये आपका थर्ड कार्बन हो गया, ये आपका फोर्थ कार्बन हो गया। एंड फोर्थ कार्बन के बाद आपको क्या मिल रहा है, ये डबल बॉन्ड मिल रहा है। इसी से हम इसको डिनोट करेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा 4। गेटिंग माय पॉइंट? क्या कहेंगे हम, कि जो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है वहां से हम काउंटिंग कर रहे हैं, उस फंक्शनल ग्रुप से हम जब काउंट करना शुरू करेंगे, तो वहां पर जहां पर पहला डबल बॉन्ड हमें मिल रहा है, उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा से, डेल्टा 4। सपोज ये अगर 6 के बाद होता तो डेल्टा 4 में एक आपको क्या मिला, डबल बॉन्ड मिल रहा है 6 में, तो डेल्टा 4 डेल्टा 6 हम इसको डिनोट कर लेते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब दूसरा देखें, अब ओमेगा की बात करें, ओमेगा आपका जो क्या है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन से अगर हम स्टार्ट करें, यहां से अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं भाई, दिस वन इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन, ये आपका फोर्थ हो गया, एंड दिस वन इज द फिफ्थ वन, है ना। यहां से ये पांचवें नंबर पे आ गया, तो हम इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं ओमेगा 5। क्लियर है पॉइंट भाई? ओमेगा के केस में हम उस जो एसाइल की कौन सी आपका कार्बन वाली चेन है, वहां से अगर हम काउंट कर रहे हैं, देन हम इसको ओमेगा से आपका डिनोट करेंगे। जब हम इसको क्या कर रहे हैं, डेल्टा की बात करेंगे, तो डेल्टा हम इसको क्या किससे काउंटिंग कर रहे हैं, हम जो फंक्शनल ग्रुप यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब हम पहला कार्बन वहां से अगर हम काउंटिंग करें, तो उसको डेल्टा से डिनोट करेंगे। ये क्लियर हो आप लोगों को भाई? कहने का क्या मतलब है, कि जो यहां पर आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये आपके दो तरीके के होंगे, एक है आपका म्यूफा, दूसरा आपका है प्यूफा। म्यूफा क्या है, आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसको हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करके सिंथेसाइज कर सकती है, दे आर नॉन एसेंशियल। प्यूफा की बात करें, दे आर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, एक या एक से ज्यादा यहां पर आपको डबल बॉन्ड मिलेंगे, और ये आपके एसेंशियल है, हमको डाइट से हमें लेना पड़ रहा है भाई, इसको प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से हम क्या करेंगे, इसको डाइट में हम इसको लेंगे, और ये आपका कई सारे वाइटल फिजियोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? फिर इसके हमने नोमेनक्लेचर की बात करी, एक है आपका डेल्टा नोमेनक्लेचर, एक है आपका ओमेगा नोमेनक्लेचर। डेल्टा नोमेनक्लेचर में क्या हो रहा है आपका, डेल्टा नोमेनक्लेचर में हम उस फंक्शनल ग्रुप से जब काउंट कर रहे हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन जो है, दैट इज द फर्स्ट कार्बन, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन, है ना, जहां पर डबल बॉन्ड है उससे हम डिनोट करेंगे, तो ये आपका डेल्टा नोमेनक्लेचर हो गया। अगर मैं इसको हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, मतलब CH3 ग्रुप से अगर मैं इसको काउंट करके लेके जा रहा हूं डबल बॉन्ड तक, तो हम इसको ओमेगा नोमेनक्लेचर कह रहे हैं। क्लियर हो गई होगी ये बात भाई? अब थोड़ा इसका एग्जांपल देखिए आप, जैसे हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें, मींस सैचुरेटेड कौन से हो गए, जिनमें आपका डबल बॉन्ड एब्सेंट है भाई, जो सिंगल बॉन्ड जिनके ऊपर प्रेजेंट है ना। तो आपका लॉरिक एसिड हो गया, लॉरिक एसिड कौन सा, जो आपका 12 कार्बन का, ये क्या होगा, फैटी एसिड होगा। देन आपका नेक्स्ट है मिस्टेरिक एसिड की बात करें, ये 14 कार्बन का है। पाल्मेटिक एसिड की बात करें, ये आपका 18 कार्बन का है। आर्किडिक एसिड की बात करें, इसके अंदर 20 कार्बन का है ना। और आप एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप, 12 कार्बन, 14 कार्बन, मींस लॉरिक एसिड से आर्किडिक एसिड की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, जो टीएम है, टीएम हमको क्या मिल रहा है, टीएम हमको इंक्रीज मिल रहा है। क्लियर है पॉइंट? हमको टीएम क्या मिल रहा है, मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। लॉरिक एसिड की देखें तो उसका 45 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट मींस आपको लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। आर्किडिक एसिड की बात करें तो वो 76 डिग्री पे आपको क्या मिल रहा है, आपको मेल्टेड मिल रहा है, या आपको लिक्विड फॉर्म में वो मिल रहा है ना। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करिए। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करेंगे तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या देखेंगे आप, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आप देखेंगे जैसे पाल्मिटोलिक एसिड की आप बात करें, ओमेगा 7 से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, और ये आपका क्या है, 16 कार्बन का ये क्या है, आपका फैटी एसिड है। और इसको जब अगर मैं डेल्टा से डिनोट करूं तो डेल्टा 9 आ जाएगा, मींस 9th पोजीशन में डबल बॉन्ड है। अगर मैं इसको किस ओमेगा से डिनोट करूं तो 7th पोजीशन में डबल बॉन्ड हो रहा है। समझ रहे हो ना, आपका 16 कार्बन का टोटल है। अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप से काउंट करूं तो 9th पोजीशन में हमको क्या मिला, डबल बॉन्ड मिल रहा है। पर अगर मैं इसको CH3 ग्रुप से अगर मैं काउंट करूं तो 7th पोजीशन में हमको डबल बॉन्ड मिलेगा ना। वहां से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख रहे हैं पाल्मेटिक एसिड की बात करें, ओलिक एसिड की बात करें, तो ये आपका पाल्मेटिक एसिड 16 का है, 16 कार्बन का है, और दोनों के पास डबल बॉन्ड है। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर कि जैसे जैसे इसके डबल बॉन्ड और आपका डबल बॉन्ड बढ़ रहा है,
सॉरी, जैसे जैसे इसका कार्बन नंबर बढ़ रहा है आपको यहां पर भी जो टीएम है ये आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा, है ना। और अगर हम एक और चीज देखें कि जो आपके कौन से, जो आपके ये ग्रुप हो गए हैं कौन से, आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और म्यूफा जो है आपके, दे ऑल आर, ये कैसे हैं आपके, ये आपके नॉन एसेंशियल फैटी एसिड है, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। इनको हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। अब जो यहां पर हम ये दीज आर द म्यूफा, ये क्या है आपके, दे आर म्यूफा, MU, ये आपके म्यूफा है। अब नीचे देखिए हम जैसे लिनोलिक एसिड की बात करें तो इसमें 9th पोजीशन में और 12th पोजीशन में डबल बॉन्ड है, दैट मीन इट इज हैविंग 2 डबल बॉन्ड। हम किसकी बात करें, हम लिनोलिक एसिड की बात करें, किसकी, अल्फा लिनोलेनिक एसिड की बात करें तो इसके बाद 6th पोजीशन में, 9th पोजीशन में और 12th पोजीशन में क्या है आपका डबल बॉन्ड है, और कितने ये 18 कार्बन का ये आपका फैटी एसिड है। दूसरा अगर हम देखें किस चीज को, अल्फा की बात करें तो इसके बाद 9th पोजीशन में, 12th पोजीशन में, 15th पोजीशन में आपका डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड हो रहे हैं। ऐसे हम बात करें आर्किडोनिक एसिड की बात करें तो 5th है, 8th है, 11th है, 14th है, इन सब पोजीशन में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे जैसे इसमें डबल बॉन्ड बढ़ रहे हैं, आप क्या देख रहे हो, पहला -5 डिग्री पे आपका लिक्विड फॉर्म में था, देन ये -11 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका लिक्विड फॉर्म में, 17 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म में है। तो कहने का क्या मतलब है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या है आपका, ये आपके क्या है, एक तो ये प्यूफा है, दे ऑल आर प्यूफा, PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है भाई। और यहां पर टीएम क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये बड़ा टीएम आपका डिक्रीज हो रहा है, टीएम डिक्रीजेस व्हेन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड जब बढ़ेंगे तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट भी। तो यहां से हम क्या समझे, हम इस बात को समझे भाई। अब समझते हैं जो आपका सिस कॉन्फ़िगरेशन है और जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, इसका क्या इंपैक्ट है, ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए जो सिस डबल बॉन्ड है आपके आर मोर प्रिफर्ड इन नेचुरली ऑकरिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो नेचुरली ऑकरिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वहां पर सिस फॉर्म आपकी प्रीडोमिनेंट है, दैट मींस सिस फॉर्म ही वहां पर क्या करिए, प्रीफर की जा रही है। भाई अगर सिस और ट्रांस की बात है तो सिस फॉर्म क्या है, कंफर्टेबल है। क्या है सिस फॉर्म, अब देखिए सिस फॉर्म की अगर हम बात करें तो जो ये फंक्शनल ग्रुप है, आप देख रहे हो यहां पर हाइड्रोजन एक प्रेजेंट है, यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इससे यहां पर अटैच क्या है, एक आर चेन अटैच है दोनों में, है ना। जब दोनों फंक्शनल सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर ऑन द सेम साइड, जब सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आपके सेम साइड में हो, जैसे हम यहां पर देख रहे हैं कि भाई जो हाइड्रोजन है वो आपका राइट साइड में प्रेजेंट है 10th कार्बन में, और 9th कार्बन में देखें तो वो आपका कौन सी साइड में प्रेजेंट है, आपके राइट साइड में प्रेजेंट है। अगर हम आर चेन की बात करें या CH3 ग्रुप की बात करें वो आपका लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। जब ये दोनों एक साइड प्रेजेंट होंगी उसको हम सिस कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं। और इस सिस कॉन्फ़िगरेशन में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है आपका, ये 120 डिग्री सेल्सियस का, सेल्सियस नहीं सॉरी 120 डिग्री का ये आपका क्या बन रहा है, बॉन्ड एंगल बन रहा है। अगर मैं इसको हीट कर दूं तो ये आपका सिस कॉन्फ़िगरेशन से आपके ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में ये आपका चेंज हो जाएगा। कैसे हो रहा है, अब यहां पर देखेंगे आप, अब ट्रांस क्या है आपका, देख रहे हो आप ये वाला ग्रुप, ये हाइड्रोजन ये अल्टरनेट फॉर्म में, एक में आप देखना 10th में ये राइट साइड में और 9th में ये आपका लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है ना। और ऐसे ही आप इसको देखोगे भाई जो आर चेन है, आर चेन भी आपका क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में ये प्रेजेंट है। इसकी वजह से यहां पर बॉन्ड एंगल की बात करें, जो अगला बॉन्ड एंगल बन रहा है वो 110 डिग्री का, 110 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा है ना। और इसकी वजह से आप देखेंगे, जैसे हम यहां पर देखें, अगर हम यहां पर देखें तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस केस में हमको क्या मिल रहा है, इस केस में हमको जब सिस कॉन्फ़िगरेशन है तो हमको एक किंक का फॉर्मेशन मिल रहा है। आप देख रहे हैं ये बेंडिंग आपको दिख रही होगी। जबकि हम इस केस में बात करें, ट्रांस की बात करें तो ट्रांस में हमको क्या मिल गया, एक तरीके का ट्रांस में हमको ये एक तरीके से कैसा मिल गया, आपका सैचुरेटेड की बजाय ये हमको कैसा मिल रहा है, सॉरी ये हमको क्या मिल रहा है, सैचुरेटेड की तरह मिल रहा है। जैसे सैचुरेटेड में हमने देखा था ना कि बिल्कुल स्ट्रेट चेन थी, यहां पर वो स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन हो गया। गेटिंग माय पॉइंट भाई, समझ रहे हो आप बात को। सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन समझिए आप। सिस में क्या होगा कि जो सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप होगा एक साइड में होगा, ट्रांस में ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, है ना। और इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो किंक बना था, डबल बॉन्ड जो बना था, वो डबल बॉन्ड बन नहीं रहा है, आपका डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, सॉरी वो किंक की वजह से आप नहीं, सॉरी ये डबल बॉन्ड सिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपका क्या हो रहा है, यहां पर एक किंक का फॉर्मेशन हो रहा है और ट्रांस में वो किंक नहीं बन पा रही। अब किंक नहीं बनेगी तो आप देखेंगे भाई स्ट्रेट चेन है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी आप देखोगे बहुत ही हाई मेल्टिंग टेम्परेचर रहने वाला है। क्लियर है ये पॉइंट भी। कोई भी किसी को किसी पॉइंट पे अगर भाई कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। क्लियर।
तो ये बेसिक से हमने किसके बारे में जाना, हमने फैटी एसिड के बारे में जाना कि फैटी एसिड क्या होते हैं, क्या है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्या सैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसमें जो आपका डबल बॉन्ड है वो किस फॉर्म में, ट्रांस फॉर्म में, इसको हमने बहुत डिटेल में जाना है। अब हम बात करते हैं एक्सिनोइड की बात करते हैं। एक्सिनोइड क्या है आपके, दे आर आर्किडोनिक एसिड 20 कार्बन यूनिट डेरिवेटिव। अब आपका जो एक्सिनोइड्स हैं ये आपका क्या है, 20 कार्बन आर्किडोनिक एसिड जो है आपका, दैट इज हैविंग 20 कार्बन, 20 कार्बन उसके पास होते हैं, उससे ये डेराइव्ड कुछ क्या है आपके कंपाउंड है। अब समझिए आप, ये कार्बन आएगा कहां से, ये आर्किडोनिक एसिड आएगा कैसे। यहां पर आप देखें जो आपका फॉस्फोलिपिड्स हैं, है ना, फॉस्फोलिपिड जब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते थे हम कुछ इस तरीके से बनाते, भाई ये पोलर हेड हो गया, ये आपके एक चेन फैटी एसिड चेन हो गई, ये आपकी दूसरी फैटी एसिड चेन हो गई, इसमें थोड़ा सा आपको एक बेंट सा स्ट्रक्चर मिलता है, किंक मिलती थी यहां पर, है ना। ये आपका क्या, पोलर हेड हो गया, पोलर हेड हो गया, और ये आपकी क्या हो चुकी है, एक आपकी नॉन पोलर टेल हो गई है, नॉन पोलर टेल हो गई है। इस नॉन पोलर टेल की बात करें, इसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज A2। ये फॉस्फोलाइपेज A2 करता क्या है, ये फॉस्फोलाइपेज A2 की अगर हम देखें कहानी, तो ये आपका क्या कर देगा, एक ये आपके फैटी एसाइल चेन है, फैटी एसाइल चेन, इस फैटी एसाइल चेन को क्या करता है, रिमूव कर देता है। ये फैटी एसाइल चेन के अगर हम नाम की बात करें तो यही आपका क्या, आर्किडोनिक डोनिक एसिड, ये आपका क्या कर देगा, आर्किडोनिक एसिड को क्या कर देगा, आपका निकाल देगा। भाई एक फॉस्फोलिपिड से इसने क्या, एक चेन चुरा ली, मींस उसका चैन चुरा लिया, उसका चैन चुराया, तो ये बन गया आपका आर्किडोनिक एसिड। अब जो ये आर्किडोनिक एसिड है ये आपका इंटरमीडिएटरी कंपाउंड बनता है बहुत सारे आपके, किसके लिए, एक्सिनोइड के लिए। जैसे हम देखें इस आर्किडोनिक एसिड में अगर काम करेगा कौन आपका, इस आर्किडोनिक एसिड में अगर आपका काम कर रहा है कौन, साइक्लोऑक्सीजिनेज, जब यहां पर काम करेगा साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम काम करेगा, तो ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम क्या बनाएगा, इसको कन्वर्ट कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन में। ये आपका क्या बना दे रहा है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन कर देगा। ये प्रोस्टाग्लैंडिन आपका फर्दर आप देखेंगे ये बनाएगा क्या, थ्रोम्बोक्सिन्स का फॉर्मेशन कर दे रहा है, थ्रोम्बोक्सिन A2 का फॉर्मेशन कर देगा। अब थ्रोम्बोक्सिन A2 करता क्या है आपका, ये आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन करवा देगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन करवा देगा। एंड फर्दर आप बात करें तो ये आपका ब्लड क्लॉटिंग करवा देगा। कहने का क्या मतलब है भाई, कि किसी को कहीं पे चोट लग गई, कोई कट लग गया, अब यहां पर हमें किसकी जरूरत है, आपको जरूरत है थ्रोम्बोक्सिन की। थ्रोम्बोक्सिन के लिए क्या चाहिए होगा, तो आर्किडोनिक एसिड चाहिए होगा। आर्किडोनिक एसिड कहां से आएगा, ये आपका फॉस्फोलिपिड से निकाल दिया जाएगा। कौन काम करेगा, आपका फॉस्फोलाइपेज A2, लाइपेज है तो ये लिपिड पे काम करेगा, इसको ब्रेक डाउन करके आर्किडोनिक एसिड रिलीज करवा दे। आर्किडोनिक एसिड रिलीज हुआ, उसमें एंजाइम आपका साइक्लोऑक्सीजिनेज एक्ट करेगा, साइक्लोऑक्सीजिनेज एक्ट करेगा तो ये आपका क्या करा देगा, प्रोस्टाग्लैंडिन A2 में या H2 में ये कन्वर्ट कर देगा। प्रोस्टाग्लैंडिन H2 फर्दर थ्रोम्बोक्सिन A2 में कन्वर्ट हो गया। थ्रोम्बोक्सिन A2 का काम क्या है, प्लेटलेट को एग्रीगेट करना और ब्लड क्लॉटिंग करवा देना। दूसरी तरफ ये आपका प्रोस्टाग्लैंडिन का भी फॉर्मेशन करता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें तो ये आपका इन्फ्लेमेशन में और पेन में, है ना, ये इन्फ्लेमेशन और पेन की सिग्नलिंग को आपका इनिशिएट करवा देगा। गेटिंग माय पॉइंट भाई, चोट लग गई, दर्द होगा, सिग्नल जाएगा ब्रेन को, और ये सारी आपका क्या होने वाला, ये रिएक्शंस होने वाली है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, लाइपो ऑक्सीजनेज पे अगर काम करे, लाइपो ऑक्सीजनेज काम करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा इसको किस चीज में, आपका ल्यूकोट्राइन्स में। इसने क्या बना दिया, इसने ल्यूकोट्राइन्स का फॉर्मेशन कर दिया। अब ल्यूकोट्राइन्स की बात करें तो ल्यूकोट्राइन्स में क्या करेगा, आपका ल्यूकोट्राइन कन्वर्ट हो रहा है आपका ल्यूकोट्राइन B4 में, ल्यूकोट्राइन D4 में। इनका काम है आपका ब्रोंकिया का कंस्ट्रक्शन करवाना, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना। और ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या है, आपके कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी इश्यूज, और हम इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को कॉज कर देगा। क्लियर है भाई, क्या करवा रहे हैं ये, आपका जो ल्यूकोट्राइन्स हैं इसमें लिपोऑक्सीजिनेज एंजाइम काम करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किस चीज में, सॉरी आर्किडोनिक एसिड में लिपोऑक्सीजिनेज एंजाइम काम करेगा, इसको ल्यूकोट्राइन्स A4 में कन्वर्ट कर देगा। ल्यूकोट्राइन्स A4 आपका क्या है, आपके ल्यूकोट्राइन B4 और D4 में कन्वर्ट होंगे, जो आपका ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दें, जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी इश्यूज की बात करें या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जनरेट हो जाता है। जैसे हम कोविड की बात करें तो वहां पे कुछ इस तरीके से कंडीशन बनी। अब भाई ये आपकी जरूरत है नहीं, मान लीजिए
जरूरत नहीं है तो आपने देखा यहां पर क्या है, मेक्लोफेनामेट जो है आपका एक ड्रग है, ये क्या कर देगा, ये इनहिबिट कर देगा आपका किस चीज को, आपका लिपो ऑक्सीजनेज को इनहिबिट कर देगा। लिपो ऑक्सीजनेज इनहिबिट हो जाएगा तो आप देखेंगे क्या होने वाला है यहां पर, लिपो ऑक्सीजनेज अगर इनहिबिट हो गया, अब ल्यूकोट्राइंस नहीं बनेगा, ल्यूकोट्राइंस नहीं बनेंगे तो जो आपका ल्यूकोट्राइंस B4 है, डी आपका B4 है, D4 है, इसका प्रोडक्शन नहीं होगा, B4 D4 नहीं बनेंगे तो ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो आपका रिमूव हो जाएगा। क्लियर। दूसरी तरफ अगर हम देखें जो साइक्लोऑक्सीजनेज है, इसको एक मिथाइल सैलिसाइलेट जो एंजाइम ड्रग है, सॉरी, ये मिथाइल सैलिसाइड क्या करता है, इसको इनहिबिट कर देता है। NSAID की अगर हम बात करें, ये साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट कर दे रहा है। इससे क्या हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, आपके थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा, जो ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, जो ब्लड का थक्का बन रहा है वो ब्लड क्या नहीं होगा, थिकनिंग नहीं हो पाएगी। आपने देखा भी होगा एक ड्रग है आपका क्या, एस्पिरिन। एस्पिरिन में आपका क्या होता है, ये आपका साल्ट प्रेजेंट होता है, ये इनहिबिट कर देगा साइक्लोऑक्सीजनेज को। आपने देखा, आपने सुना भी होगा भाई कि किसी को अगर हार्ट के इश्यूज हैं, उनको कहा जाता है कि अपने साथ आप एक एस्पिरिन की टैबलेट रखो। ये एस्पिरिन करता क्या, ये ब्लड थिनिंग करता है, ये ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है, ब्लड को जुड़ने नहीं देता है, प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने देता है। क्यों नहीं होने देता है, क्योंकि ये आपका प्रोस्टाग्लैंडिन H2 नहीं बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन H2 नहीं बनेगा तो थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा, प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं हुआ तो आपका जो ब्लड है वो आपका थिन रहेगा, पतला रहेगा। क्लियर, समझ रहे हो ना। अगर ब्लड थिक हो जाएगा तो आप जानते हो कि भाई जो हार्ट अटैक का पेशेंट है, जो हार्ट का पेशेंट है, पहले उसकी कैपिलरीज की अगर हम बात करिए, हम आर्टरीज की बात करें, पहले ही क्या है आपकी श्रिंक हो चुकी है, छोटी हो चुकी है। अब वहां पर अगर आपका थिक ब्लड जाएगा वो क्या कर सकता है, ब्लॉकेज कर सकता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ा जाए। अब इसका जो सेकंड कंपोनेंट है भाई, वो सेकंड कंपोनेंट है आपका ग्लिसरॉल। हमने देखा था भाई पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। इसकी आइडेंटिटी की बात करें तो ये आपका क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 कार्बन है और 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है ना। आप देख ही रहे हैं भाई, CH2OH CH2OH। अगर हम देखें तो एक एल्डिहाइड का अगर हाइड्रोजिनेशन करा दिया जाए तो आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लिसरॉल में, है ना। दिस इज द यूनिवर्सल डॉकिंग स्टेशन फॉर फैटी एसिड। अब जो ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये आपके यूनिवर्सल डॉकिंग है भाई, कि एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, उस हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ में आपका एक फैटी एसाइल चेन अटैच हो जाएगा, किसके थ्रू, आपके एस्टर बॉन्ड के थ्रू। एक है तो मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, 2 होगा तो डाइसाइल ग्लिसरॉल, 3 है तो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल का ये फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर, आगे बढ़ा जाए भाई। अब इसको डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हम इसको ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। अब देखो जो सिंपल फैटी एसिड है, सिंपल असेंबली की बात करें, हम ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की बात करें तो यहां पर क्या होगा, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, उस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ में क्या है, आपके 3 फैटी एसिड, 3 मींस अलग अलग दिखा दिए इनको, हम इसको इस तरीके से कहते हैं 1 2 एंड 3 आपके क्या है, फैटी एसिड्स हैं। ये 3 फैटी एसिड, एक मिनट दीजिएगा मेरे को, इसको पहले हम तो ब्लैक से कर लेते हैं, ब्लैक से कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। दिस वाज 1 फर्स्ट, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है ना। ये 3 यहां पर आपके क्या है, फैटी एसाइल चेन है, इनका एस्टेरिफिकेशन होगा, 3 यहां पर वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे और आप देखेंगे ये क्या बन जाएगा आपका 3 एसाइल ग्लिसरॉल, हम इसको बोलते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, है ना। और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की बात करते हैं, आर द प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज फॉर्म इन बायोलॉजी। ये बायोलॉजी में अगर हम स्टोर करना है तो आपका क्या है, TAG, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। चलो अब बात करते हैं भाई जो कॉम्प्लेक्स लिपिड है। अभी तो हमने सिंपल समझा कि भाई एक उसमें क्या होगा, ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, उस ग्लिसरॉल के साथ में कई सारी फैटी एसाइल चेन, कई सारी में 3 फैटी एसाइल चेन प्रेजेंट है, इसको हमने लिपिड कह दिया। अब इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, अब जो आपके, अब इसमें हमने बताया कि 2 तरीके के हो सकते हैं। जो आपका एल्कोहल यहां पर है, क्या वो ग्लिसरॉल है या स्फिंगोसिन है ना, ग्लिसरॉल है या स्फिंगोसिन है, उसकी हम बात करेंगे। अब देखिए जो आपका ग्लिसरॉल बेस्ड है, ग्लिसरॉल बेस्ड के साथ में क्या ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ में अटैच है, अगर ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ, इसके साथ में अटैच है, उसको हम कह रहे हैं फॉस्फोलिपिड। अगर इसके साथ में कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज अटैच है, उसको हम कह रहे हैं क्या, ग्लाइकोलिपिड। समझ रहे हो बात को भाई, आप समझ गए हैं। एक फैटी, एक आपका ग्लिसरॉल के साथ में 2 आपकी फैटी एसाइल चेन जुड़ी हुई हैं, उसे हम कह रहे हैं डाई एसाइल ग्लिसरॉल। उस डाई एसाइल ग्लिसरॉल में एक आपका जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो फ्री है, उस हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ में अगर फॉस्फेट अटैच है, हमने इसको क्या बोला, फॉस्फोलिपिड बोल दिया। उसके साथ में अगर कोई कार्बोहाइड्रेट मॉइटी अटैच है, उसको हमने कह दिया ग्लाइकोलिपिड या गैलेक्टोलिपिड, हमने उसको कह दिया। क्लियर। अब देखिए एक और चीज, अब जब फॉस्फोलिपिड्स अटैच हैं, उस फॉस्फोलिपिड के साथ में अगर इथेनॉलमीन अटैच है, उसको हम कह रहे हैं फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमीन। उसके साथ में अगर सेरीन अटैच है, उसको हम कह रहे हैं फॉस्फेटिडाइल सेरीन। उसके साथ में इनएसिटोल अटैच है, हम उसको कह रहे हैं फॉस्फेटिडाइल इनएसिटोल। क्लियर।
दूसरा आपका एक और यहां पर फॉस्फोलिपिड है, इसको हमारा कार्डियोलिपिड, इसको हम और डिटेल में जानेंगे, बट एक बेसिक आप आइडिया यहां पर ले लीजिए। कहने का क्या मतलब है, सिंपलर फॉर्म आपका ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल के बाद अगर हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो हम देख रहे हैं भाई, अगर ये क्या ग्लिसरॉल बेस्ड है या स्पिंगोसिन बेस्ड है। अगर ये ग्लिसरॉल बेस्ड है तो वहां पर हम देखेंगे भाई इस ग्लिसरॉल के साथ में क्या फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो उसको हम कह रहे हैं फॉस्फोलिपिड। अगर उसके अंदर उसके साथ में अटैच अगर कोई कार्बोहाइड्रेट मोइटी है तो उसको हम कह रहे हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अब उस फॉस्फोलिपिड के साथ में आपका इथेनॉलमीन प्रेजेंट है तो हम उसे कह रहे हैं फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमीन, है ना, जो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा या जाना होगा, तो वहां पर जो फॉस्फोलिपिड हैं उन फॉस्फोलिपिड की यहां पर बात हो रही है। अगर इथेनॉलमीन अटैच है तो हम उसको कह रहे हैं फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमीन, अगर सेरीन अटैच है तो हम फॉस्फेटिडाइल सेरीन, अगर उसको इनएसिटोल अटैच है उसको हम कह रहे हैं फॉस्फेटिडाइल इनएसिटोल। और एक और होता है आपका कार्डियोलिपिड, इसको हम अब डिटेल में देखते हैं। अब एक आप बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लीजिए, जो आपके ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट होंगे उनकी हम बात करेंगे। क्या क्या कंपोनेंट होंगे, देखिए दो कंपोनेंट तो बहुत जरूरी है। पहला कंपोनेंट इज आपका ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल बैकबोन प्रेजेंट होगी। इस ग्लिसरॉल बैकबोन के साथ में आप देखेंगे भाई आपके दो फैटी एसिड चेन, मींस एक फैटी एसिड चेन और दूसरी फैटी एसिड चेन, इसको हम कह रहे हैं डाइसाइल ग्लिसरॉल, मींस दो एसाइल ग्लिसरॉल है। अब जो इसका थर्ड हाइड्रोक्साइल ग्रुप फ्री है उसके साथ में फॉस्फेट अटैच होगा, है ना, ये फॉस्फेट अटैच है। क्लियर, अब ये बन गया आपका फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, है ना, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, हम इसको कह दिया फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। अब इसके इस फॉस्फेट के साथ में आपका क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, आपके कॉलिन प्रेजेंट हो सकता है, सेरीन प्रेजेंट हो सकता है, इसके साथ में इनोसिटॉल प्रेजेंट हो सकता है। उसके बेसिस पे क्या हो रहा है, आपका ये कंपाउंड बन रहा है, हम क्या करें ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बन रहा है। अब जो इसका नीचे वाला चेन है ये आपका क्या नॉन पोलर नेचर है, ये इसका पोलर हेड है। जो आप देखते हैं ना, जब हम लोग क्या बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जब हम लिपिड्स को बनाते हैं, वहां लिपिड को जब हम बनाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर कहते हैं भाई ये आपका क्या हो गया है, पोलर हेड हो गया है, उसके साथ में अटैच आपका क्या है, दिस इज द पोलर हेड, पोलर हेड है ये आपकी क्या है, आपकी नॉन पोलर टेल है, नॉन पोलर टेल। बात समझ में आई आप लोगों को भाई, क्लियर है ये पॉइंट। अब इसके की इनसाइट्स की बात करें, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड की डेरिवेटिव्स हैं, दीज आर एम्फीपैथिक नेचर के होंगे, दे हैव अ पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल इनके पास प्रेजेंट होगी। द परफेक्ट बिल्डिंग ब्लॉक फॉर लिपिड बाइलेयर, जो लिपिड बाइलेयर बनी हुई है आपकी उसके लिए परफेक्ट इंग्रेडिएंट का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक पोलर हेड है जो बाहर एक्वस सॉल्यूशन की तरफ प्रेजेंट होगा, अंदर की तरफ सारी क्या होंगी, आपकी नॉन पोलर टेल प्रेजेंट होगी। इसी तरीके से अगर हम देखें जब आपका लिपिड बाइलेयर का फॉर्मेशन होता है वो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, भाई ये आपका लिपिड बाइलेयर है ना, एक अगर हम सीधी सी बनाए तो कुछ इस तरीके से आपको क्या होगी, लिपिड बाइलेयर होगी। ये दूसरी तरफ भी आपके ऐसे ही आपके क्या है, पोलर हेड प्रेजेंट होंगे, और अंदर की तरफ आपका ये किंक प्रेजेंट होने वाला है, एक तरफ की एक डबल बॉन्ड के जैसे आपको कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिलने वाला है। ये बाहर क्या है आपके, ये आपके पोलर हेड है, पोलर हेड, है ना, ये इसकी बात करें या इसकी, ये पोलर हेड है, और ये जो आपका बच रहा है ये एरिया, ये क्या आपका नॉन पोलर टेल है, दिस इज नॉन पोलर टेल। क्लियर, इस तरीके से बेसिक इंग्रेडिएंट की हम बात करें, ये आपको क्या दे रहा है, लिपिड बाइलेयर के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट आपका रेडी हो चुका है। अब इनको समझते हैं। अब एक चीज तो आप समझ गए हो भाई कि ग्लिसर जो आपके फॉस्फेटिडिक एसिड हैं, ये क्या है आपके, ये सिंपल सा एक क्या है आपका, ये आपका ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल है, इसके साथ में दो फैटी एसिड चेन जुड़ी हुई हैं, उसके साथ में आपका ये फॉस्फेट नेगेटिवली चार्ज, इसको हम क्या कह रहे हैं, फॉस्फेटिडिक एसिड। ये तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होगा। इस बेसिक स्ट्रक्चर पे आप मॉडिफिकेशन देखेंगे अब क्या क्या, जैसे हम फॉस्फेटिडाइल कोलिन की बात करें, इसको हम लेसिथिन भी नाम बोलते हैं। एक तो ये मोस्ट एबंडेंट है भाई, अगर हम यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो सबसे ज्यादा अमाउंट जिसकी प्रेजेंट है वो आपका कौन है, वो है आपका फॉस्फेटिडाइल कोलिन, या हम इसको लेसिथिन कह रहे हैं। देखिए इसमें है क्या, सेम वही ग्रुप, यहां से लेके अगर हम बात करें तो ये क्या आपका, ये आपका फॉस्फोटिडिक एसिड है, फॉस्फेटिडिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। और इस फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ में क्या प्रेजेंट है आपका, एक आपका हम देखें तो एक क्या प्रेजेंट है आपका, एक कॉलिन आपका ये प्रेजेंट है, ये क्या है आपका कॉलिन, ये कॉलिन प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, ये फॉस्फेटिडाइल कोलिन हो गया।
और इसकी अगर हम मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, मेनली इन द आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रेजेंट इन द ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट में ज्यादा प्रेजेंट होता है और ये आपका ऑर्गेनेल की जो मेम्ब्रेन है वहां पर भी प्रेजेंट होता है। इसके फंक्शन की बात करें, ये मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ लंग सर्फेक्टेंट। लंग सर्फेक्टेंट की बात करें तो ये इसका मेजर कंपोनेंट है एंड हेल्प टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन। ये क्या कर रहा है, आपके जो लंग्स हैं उसमें जो सरफेस टेंशन उनको रिड्यूस करने में भी हेल्प करने वाला है, करने वाला है, करता है। समझ रहे हैं बात? आपने देखा भी होगा जहां पर आप प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है तो वहां पर बच्चे को सांस लेने में वहां पर टाइप 2 एल्विलाई जो सेल होती है वो डेवलप नहीं हुई होती है। आपने देखा भी है उनको, जो अगर मान लीजिए किसी बच्चे की प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई तो उनके अंदर क्या होता है, उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस टाइप बना रहता है, वो सांस ले नहीं सकते, उनको बहुत टाइम के लिए क्या करना पड़ता है, एक रेस्पिरेटर पे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो आपके लंग्स हैं उनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है जिसको हम कहते हैं टाइप 2 एल्वियोलाई सेल। वो टाइप 2 एल्वियोलाई सेल क्या करती है, सरफेस टेंशन को क्या करती हैं, आपका रिड्यूस कर देती है। लंग सर्फेक्टेंट होते हैं, उनको रिड्यूस करेगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर हो पाता है ना। कुछ टाइम के बाद वो फिर जैसे हम देखेंगे कि प्रीमैच्योर डिलीवरी हो गई, कुछ टाइम उसको रेस्पिरेटर पे रखा जाता है एंड देन कुछ उसके बाद क्या होंगे, वो डेवलप हो जाते हैं आपकी टाइप 2 एल्वियोलाई सेल, देन वो नॉर्मल लाइफ जीता है। समझ रहे हो बात को? पहला आपका है फॉस्फेटिडाइल कॉलिन। फॉस्फेटिडाइल कॉलिन क्यों है? क्योंकि आपने देखा भाई फॉस्फेटिडिक एसिड के ऊपर जब कॉलिन अटैच हो रहा है उसको हम फॉस्फेटिडाइल कॉलिन कह रहे हैं। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ आपके फॉस्फोलिपिड है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट है। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो आउटर लीफलेट में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इनर लीफलेट। ये प्रेजेंट जो आपके ऑर्गेनेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है कि मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, मेजर कंपोनेंट ऑफ लंग सर्फेक्टेंट की ये कंपोनेंट है और ये हेल्प करता है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने में। क्लियर? चलिए, क्लियर है भाई। अब दूसरा कंपाउंड देखते हैं। दूसरा आपका फॉस्फेटिडाइल, आपका कौन सा, इथेनॉलमीन, जिसको हम कॉमन नेम क्या, आपका सिफेलिन। अब यहां पर भी देखेंगे आप सेम स्ट्रक्चर है, ये आपका जो इधर का स्ट्रक्चर है ये फॉस्फेटिड आपका क्या है, फॉस्फेटिडिक एसिड हो गया और यहां पर जो प्रेजेंट है आपका ये जो आपका प्रेजेंट है यहां पर है ना, आप यहां पर दे दें इथेनॉल है ना, CH में 2 कार्बन होंगे तो यहां पर आपका C2 है और यहां पर एक अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, NH3 ग्रुप प्रेजेंट है जिसके जैसे इसका नाम पड़ गया इथेनॉल अमीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन। गेटिंग माय पॉइंट भाई? यहां पर ये आपका क्या है, NH2 CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हमने क्या कहते हैं, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन। इसकी वजह से आप देखेंगे, आप देखें इसके लोकेशन की बात करें तो ये मेनली आपका इनर लीफलेट में प्रेजेंट होता है, मींस साइटोप्लाज्मिक साइट पे ये प्रेजेंट होने वाला है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अबंडेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है इसके, ये प्रमोट करता है आपका मेम्ब्रेन के कर्वेचर को, ये मेम्ब्रेन कर्वेचर को प्रमोट करता है एंड इंपॉर्टेंट फॉर अ मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड वेसिकल फॉर्मेशन। जो वेसिकल बनती है, जब आपने देखा ना, आपने प्रोटीन ट्रांसलोकेशन देखा, ट्रांसपोर्टेशन जब देखा होगा, वहां पर देखा कई सारी वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पर भी आपको क्या मिलेगा, इसका रूल मिलने वाला है। कहने का क्या मतलब है कि इसके अंदर क्या है आपका फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमीन जो है आपका, यहां पर क्या इथेनॉल ग्रुप मीन CH2 प्रेजेंट है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और अमीन इसमें NH3 प्रेजेंट है। इथेनॉलमीन ये है आपका, दिस इज है ना इथेनॉल, ये आपका इथेनॉलमीन है और ये फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ में अटैच है, इसको हमने कहा फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमीन है ना। इनर लीफलेट में ज्यादा प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट है। फंक्शन की बात करें तो मेम्ब्रेन के कर्वेचर में जो आपका कर्वेचर में मुड़ाव जो होगा, घुमाव जो होगा, उसको ये प्रमोट करता है। ये आपका मेम्ब्रेन फ्यूजन में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तीसरी तरीके की हम बात करते हैं, फॉस्फेटिडाइल सेरीन की हम बात करें, जो थर्ड टाइप है, यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका क्या प्रेजेंट होने वाला है, ये जो ग्रुप होगा, ये ग्रुप कौन सा होगा, यहां पर आपको ये सेरीन ग्रुप प्रेजेंट है ना। सेरीन आपको पता ही है भाई, अमाइनो एसिड है। अब देखो इसकी अगर हम बात करें तो नॉर्मली प्रेजेंट इन द इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखें, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, जो इथेनॉलमीन है ये क्या होगा, ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म में क्या इनर लीफलेट में ये आपका प्रेजेंट रहने वाला है। समझ रहे हैं आप बात? फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमीन की बात करें तो ये इनर लीफलेट में प्रेजेंट रहने वाला है। फॉस्फेटिडाइल अगर हम किसकी बात करें, सॉरी इथेनॉलमीन सेरीन की बात करें, दिस इज साइटोप्लाज्म है, ये आपका क्या है फॉस्फेटिडाइल सेरीन, इसको हम क्या बोले, ये है आपका PS फॉस्फेटिडाइल सेरीन है।
दूसरा क्या था आपका, ये हमारा जो है आपका क्या नाम है इसका, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमीन। ये अगर हम बात करें पीई की बात करें तो फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमीन है, ये भी आपके इनर लीफलेट में प्रेजेंट है। पर अगर हम किसकी बात करें, हम फॉस्फेटिडाइल कोलिन की बात करें, कौन सा वाला, कि जो आपका फॉस्फेटिडाइल कोलिन है, पीसी की अगर हम बात करें, पीसी आपका क्या होगा, आउटर लीफलेट में ये प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट है। समझ रहे हैं आप बात को। फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमीन आपका इनर लीफलेट में प्रेजेंट है, फॉस्फेटिडाइल सेरीन आपके इनर लीफलेट में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है आपका, प्रोवाइड द नेगेटिव चार्ज फॉर प्रोटीन बाइंडिंग। जो आपका इथेनॉलमीन है, देख रहे हो आप इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज जो है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या करता है, ये आपके प्रोटीन बाइंडिंग को प्रमोट करता है। और इंपॉर्टेंट इन सेल सिग्नलिंग, आप इसको देखेंगे भाई, सेल सिग्नलिंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ड्यूरिंग एपोप्टोसिस। अब सेल मान लीजिए आपकी ये नॉर्मल सेल थी, ये सेल को जाना है किस चीज में, एपोप्टोसिस में। इस एपोप्टोसिस में सेल को जाना है, आप क्या देखेंगे, एपोप्टोसिस में सेल को जाने के लिए क्या करना है, आप देखेंगे जो इसका, ये अगर हम बात करें, वेयर इज द ग्रीन वन, या दिस वन, जो आपका पीसी है ये तो रहेगा ही पीसी, लेकिन आप यहां पर क्या देखेंगे, जो पीएस है, फॉस्फेटिडाइल सेरीन, क्या हो जाएगा, आपकी बाहर की तरफ चला जाएगा। ये क्या है आपका पीई, 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 समझे आप बात। फॉस्फेटिडाइल सेरीन क्या चला गया, आपके इनर लीफलेट से ये आउटर लीफलेट में चला गया। और ये आउटर लीफलेट में जाते ही क्या है आपका, ये आपका जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन है, एक्ट एज एन एडमी सिग्नल फॉर फेगोसाइटोसिस। अब क्या होता है, व्हेन फॉस्फेटिडाइल सेरीन, व्हेन पीएस मूव्स टू outer leaflet, outer leaflet, it act as an eat me signal, eat me signal की तरह काम करेगा, eat me signal, और सेल क्या हो जाएगी, सेल आपकी एपोप्टोसिस में चली जाएगी। क्लियर हुआ भाई ये पॉइंट, कहने का क्या मतलब हो रहा है कि जो आपका फॉस्फेटिडाइल सेरीन है, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द इनर लीफलेट ऑफ ए सेल, कि ये साइटोप्लाज्मिक साइड में रहता है, बट सेल को जाना है एपोप्टोसिस में, या आउटर लीफलेट में चला जाता है। जैसे ही आउटर लीफलेट में गया, व्हेन इट गोज इन आउटर लीफलेट, इट एक्ट एज एन ईट मी सिग्नल। जो आपके नियर बाय फेगोसिटिक सेल है, वो इसको क्या करेंगे, ईट मी सिग्नल की तरह लेंगे और इसको क्या कर देंगे, इसको किलिंग करवा देंगे। क्लियर है पॉइंट भाई, फेगोसाइटिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो कह सकते हैं हम भाई, जो आपके क्या है, जो आपके लिपिड्स हैं, उनका इंपॉर्टेंट रोल आप देख रहे हैं, सिग्नलिंग में भी कितना इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर। चौथी तरीके के फॉस्फोलिपिड की बात करें तो ये आपका फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, ये तो आपने बहुत कॉमन भी देखा, सेल सिग्नलिंग में आप इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं भाई। इसमें क्या है, सेम है, फॉस्फेटिडिक एसिड होगा, इसके साथ में अटैच क्या है आपका, इनोसिटोल अटैच है, ये इनोसिटोल अटैच है। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो ये इनर लीफलेट में प्रेजेंट होगा ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आल्सो प्रेजेंट इन द गोल्गी एंड ईआर, ये गोल्गी में, ईआर में ये प्रेजेंट होता है। फंक्शन की बात करें, इंपॉर्टेंट इन सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन में इसके बिना काम नहीं चलता है। क्या, क्यों काम नहीं चलता है, क्योंकि प्रिकर्सर की तरह काम करता है, किसके लिए, आपका PIP4 फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4 फॉस्फेट के लिए। दूसरा ये PIP2 के लिए। डाइएसाइल ग्लिसरॉल की बात करें, IP3 की बात करें, ये सारे क्या हैं आपके, दे ऑल आर, ये सारे क्या हैं आपके, आपके सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर। क्लियर। अब यहां पर क्या होता है, जो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल है, ये इनर लीफलेट में प्रेजेंट है, तो इसमें क्या करते हैं, कुछ एंजाइम एक्ट करेंगे, काइनेज यहां पर काम करते हैं। अब देखते हैं आगे कैसे काम करते हैं। अब यहां पर ये स्ट्रक्चर देखिए, आप थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि इसकी विजिबिलिटी बढ़ सके ना। ये देखिए आप, अब यहां पर देखेंगे आप कि फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल जो है, इसमें आपका क्या करता है, PI4 काइनेज, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4 काइनेज में एक्ट करेगा, और ये फोर्थ पोजीशन में आप देख रहे होंगे, इसने एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया। देन इस पे आप देखेंगे फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4 काइनेज, नहीं, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4 फॉस्फेट 5 काइनेज में एक्ट करेगा, ये फिफ्थ पोजीशन में एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देगा। अब फॉस्फेटिडाइल जो इनोसिटोल है, इस पे 2 और फॉस्फोराइलेशन हो चुके हैं, इसमें और 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो चुके हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, आपका इसका नाम बन जाएगा IP3, है ना, इसका नाम बन जाएगा फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल
ऐड मींस इसके 5th पोजीशन में भी एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, और अब ये बन गया आपका क्या क्या चीज, फॉस्फेटिडाइल इनएसिटोल 4,5 बिस फॉस्फेट। कि पहला क्या है आपका, फॉस्फेटाइल इनएसिटोल में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ 4th पोजीशन में, हम इसको कह रहे हैं फॉस्फेटिडाइल इनएसिटोल 4 फॉस्फेट। फिर दूसरा एंजाइम आया फॉस्फेटिडाइल इनएसिटोल 4 फॉस्फेट 5 काइनेज है, उसने 5th पोजीशन में एक और आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, जिसको हम कह रहे हैं फॉस्फेटिडाइल इनएसिटोल 4 एंड 5th बिस फॉस्फेट हम इसको कह रहे हैं। अब जब ये फॉस्फेटिडाइल इनएसिटोल 4 5 बिस फॉस्फेट बना, तो अब इसमें एंजाइम काम करेगा कौन, फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी क्या करता है आपका, फॉस्फोलाइपेज सी आपका ब्रेक डाउन कर देगा किस चीज में, आपका एक तो डाइसाइल ग्लिसरॉल में और आपका IP3 इनएसिटोल ट्राइफॉस्फेट में, ये आपका इसको कन्वर्ट कर देगा। अब आपको पता ही है भाई, जो IP3 है, ये IP3 आपका मूव करेगा और ER की मेम्ब्रेन में इसमें क्या करेगा, कुछ लाइगेंड गेटेड, या हम कहते हैं IP3 गेटेड आयन चैनल होंगे कैल्शियम के, उसको ओपन कर देगा, सेल के अंदर क्या हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, तो ये आप देखते हैं फिर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है, और डाइसाइल ग्लिसरॉल आपके मिलकर क्या करेंगे, कई सारे सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट कर देते हैं। क्लियर, ये डाइसाइल ग्लिसरॉल रहेगा, दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड, ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड होगा। जो आपका IP3 है, ये आपका फ्री फॉर्म में रहता है, ये फ्री फॉर्म में रहेगा, एंड इट विल एंटर इनटू द साइटोसोल, साइटोसोल में मूव करेगा, और ER की मेम्ब्रेन पे जाके जो आपके कैल्शियम, सॉरी आपके जो IP3 मेडिएटेड या IP3 लाइगेंड गेटेड कैल्शियम आयन चैनल को ओपन कर देगा, कैल्शियम का लेवल सेल के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। अब PI का अब देखते हैं अब इस तरीके से क्या हो रहा है, ये सिग्नलिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है भाई, कि हमने यहां पर देखा है फॉस्फेटाइल इथेनॉलमीन को हमने देखा, फॉस्फेटाइल कॉलिन को हमने देखा, फॉस्फेटाइल सेरीन को हमने देखा, फॉस्फेटाइल इनएसिटोल को हमने देखा। तो ये सारे क्या है, आपके मेम्ब्रेन के कंपोनेंट है, और आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को ये मेंटेन कर रहे हैं, मेम्ब्रेन बाइलेयर को फॉर्मेशन कर रहे हैं, दूसरा आप देखेंगे सिग्नलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे हमने फॉस्फेटाइल सीरीन को देखा, फॉस्फेटाइल सीरीन अगर आपका साइटोसोलिक साइड में है, तो आपका क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन इट इज मूविंग आउटर लीफलेट, जब ये आउटर लीफलेट की तरफ ये मूव करेगा, ये आपका ईटमी सिग्नल जनरेट कर देगा, ये एपोप्टोसिस को इंड्यूस करवा देता है। दूसरी तरफ हमने देखा जो फॉस्फेटाइल इनएसिटोल है, इसमें अलग अलग एंजाइम काम करेंगे, कई सारे काइनेज काम करेंगे, एंड देन उसके बाद देखेंगे कि ये आपका डाइसाइल ग्लिसरॉल हो गया, आपका IP3 हो गया, इनका ये फॉर्मेशन कर रहा है, एंड दे आर सेकेंडरी मैसेंजर। आप देखें सेल सिग्नलिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल देखने वाले। क्लियर, क्लियर है भाई। अब दूसरा एक और हमारा क्या था, एक कंपोनेंट था जो दैट इज कार्डियोलिपिन। ये कार्डियोलिपिन जो है आपका, ये बहुत ही यूनिक है। साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसमें डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल इसमें प्रेजेंट है, डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल प्रेजेंट है। एंड इसकी बात करें तो यहां पर 2 फॉस्फेटिडिक एसिड शेयरिंग अ सिंगल सेंट्रल ग्लिसरॉल बैकबोन। अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पर 2 अलग अलग फॉस्फेटिडिक एसिड है, और एक बीच में ग्लिसरॉल की बैकबोन यहां पर आपको दिखेगी। अब क्या स्ट्रक्चर है, आप यहां पर देख लीजिए कि फॉस्फेटिडिक एसिड एक प्रेजेंट ये है, एक फॉस्फेटिडिक एसिड ये प्रेजेंट है, और ये दोनों फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ में आपका बीच में एक ग्लाइकोसिडिक आपका ग्लाइकोसिडिक और ग्लिसरॉल ब्रिज यहां पर बना हुआ है। क्लियर है ये पॉइंट, किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है। एक बार इस स्ट्रक्चर को हम बना लेते हैं। अब यहां पर देखिए आप क्या बन रहा है, ये कि हम देखेंगे CH2O C डबल बॉन्ड O है ना, ये एक ग्रुप हो गया आपका। यहां पर आपका CHO CR डबल बॉन्ड R डबल बॉन्ड है ना, CH2O CR डबल बॉन्ड O, ये आपका एक क्या है, एक आपका फॉस्फेटिडिक एसिड हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो यहां पर क्या आपका CH2O C डबल बॉन्ड O R CHO डबल बॉन्ड CH2O C डबल बॉन्ड O R, ये आपके क्या है, 2 फॉस्फेटिडिक एसिड हो गए। ये 2 फॉस्फेटिडिक एसिड को अगर हम देखें तो ये कुछ आपका क्या है, फॉस्फेटिडिक एसिड मतलब इसके साथ में आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा भाई, इसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, इसके साथ में क्या होगा आपका, एक और फॉस्फेट डबल बॉन्ड O, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर ये है, और ये आपका क्या बना रहा है, CH2 CHOH CH2 है ना। तो ये आपके यहां पर देखेंगे, आप यहां पर क्या देखने वाले हैं, यहां पर अगर हम देखें तो क्या है आपका, एक आपका ग्लिसरॉल ये प्रेजेंट है, दूसरा ग्लिसरॉल ये आपका प्रेजेंट है, तीसरा ग्लिसरॉल आपका ये प्रेजेंट है।
3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइल ना, 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ये प्रेजेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि 2 फॉस्फेटिडिक एसिड प्रेजेंट है और 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए आप, क्या कह रहा है ये, 2 फॉस्फेटिडिक एसिड्स शेयरिंग अ सिंगल सेंट्रल ग्लिसरॉल बैकबोन। अब समझो आप बात को, स्ट्रक्चर को भाई, क्या क्या है कि 2 इसमें आपका फॉस्फेटिडिक एसिड है, इन 2 फॉस्फेटिडिक एसिड को जोड़ा हुआ है किसने, एक ग्लिसरॉल की बैकबोन ने। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कार्डियोलिपिन। अब इसकी बात समझते हैं, ये लोकेशन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये आपको कहां मिला है, ये आपको माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन में मिला है। क्लियर। दूसरा, मेंटेन्स द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसको बनाने में हेल्प कर रहा है। एंड सपोर्ट्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटीन, जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोटीन उनको सपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। इंपॉर्टेंट इन एटीपी प्रोडक्शन, ये आपका एटीपी प्रोडक्शन में इसका रोल देखेंगे। एंड इन्वॉल्व इन एपोप्टिक सिग्नलिंग में भी ये अपना रोल प्ले कर रहा है। कहने का क्या मतलब है, ये कार्डियोलिपिन जो है ये औरों से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, इसके अंदर क्या है, 2 फॉस्फेटिडिक एसिड चेन है जो आपका ग्लिसरॉल ब्रिज से आपस में जुड़ी हुई है ना। और ये सिर्फ कहां पर लिमिटेड है, ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में लिमिटेड है। इसको हम कार्डियोलिपिन क्यों कह रहे हैं कि भाई आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया, पहले इसको ये देखा गया था जो आपकी कार्डिक जो मसल है उनसे इसको निकाला गया, इन्होंने देखा यहाँ पे कार्डियोलिपिन प्रेजेंट है भाई। इसका नाम कार्डियो कहां से आ गया, हार्ट की मसल से, कार्डियक मसल थी उससे निकला है तो कार्डियोलिपिन। फिर बाद में जब एवोल्यूशन नहीं, जब बाद में जब और रिसर्च हुई है तो पता चला भाई ये तो कहां प्रेजेंट होता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट। जहां भी माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा उसकी मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होने वाले। ये हेल्प कर रहा है किस चीज में, आपका एटीपी प्रोडक्शन में। ये हेल्प कर रहा है किस चीज में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन प्रोटीन है उसका ये इंपॉर्टेंट क्या कर रहा है, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है। क्लियर है भाई। इसका नाम क्या है आपका, दिस इज कार्डियो, क्या है आपका, ये है आपका कार्डियोलिपिन, RDIO लिपिन, कार्डियो, क्या हो गया इसको, कार्डियोलिपिन। है ना, इस तरीके से आपको क्या मिला है, कार्डियोलिपिन मिला है। थोड़ा सा हट गया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब दूसरी देख लीजिए आप कि जो आपके जो लिपिड्स हैं, इनको लिपिड का भाई अगर आप देखेंगे कि इनका यूटिलाइजेशन हमने देखा था उस टाइम पे, एक क्या था आपका, आर्किडोनिक एसिड यहां से रिलीज हो रहा था। हम देखते हैं यहां पर जो रेटल स्नेक हो गया एंड द इंडियन कोबराज, इनके अंदर क्या होता है, एक फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम प्रेजेंट है। अब देखेंगे इसका जो ब्रेक डाउन हो रहा है डिग्रेडेशन की, अगर हम बात करें कि जो भाई आपकी लिपिड बनी हुई है इनका डिग्रेडेशन कैसे होता है, कि जो आपके अलग अलग एंजाइम फॉस्फोलाइपेज, PL मींस हम बात कर रहे हैं फॉस्फोलाइपेज की, मेंटेन होगा ना, फॉस्फोलाइपेज। फॉस्फोलाइपेज A1 जो है आपका, ये आपका क्या करता है, फर्स्ट कार्बन जो है आपका इसको यहां से ब्रेक कर सकता है। A2 की बात करें ये सेकंड को ब्रेक कर सकता है। फॉस्फोलाइपेज C की बात करें तो फॉस्फोलाइपेज C यहां से कट कर रहा है, तभी तो आपने देखा ना फॉस्फोलाइपेज C क्या करता है, फॉस्फेटिडाइल PI3 को अलग कर देता है, डाइसाइल ग्लिसरॉल को अलग कर देता है। दिस इज द, अगर हम इसकी बात करें ये स्ट्रक्चर जो है आपका, दिस इज डाइसाइल ग्लिसरॉल है। फॉस्फोलाइपेज D की बात करें, फॉस्फोलाइपेज D यहां पर आपका कट कर रहा है। मींस आप एक बार पोजीशनिंग देख लीजिए कि जो फॉस्फोलाइपेज A1 है, फॉस्फोलाइपेज A2 है, फॉस्फोलाइपेज C है, फॉस्फोलाइपेज D है, ये कहां पे कट करते हैं उसको आपको पता होना चाहिए। जब आप सेल सिग्नलिंग देखेंगे या कई जगह पे आप देखेंगे इनका इंपॉर्टेंट रोल, कि इससे फिर क्या हुआ, आर्किडोनिक एसिड रिलीज हो गया, वो आर्किडोनिक एसिड आपका इक्नियोसाइड का प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं, उनके प्रोडक्शन में ये आपका इंग्रेडिएंट की तरह काम करेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं भाई, अब जो ग्लिसरॉल बेस्ड, अब हमारा ये क्या था, फॉस्फेटिडिक एसिड बेस्ड था, अब दूसरा क्या था आपका, ग्लिसरॉल बेस्ड। जो ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स हैं, यहां पर क्या होगा, यहां पर अब आपका फॉस्फेटिडिक एसिड के बजाय क्या प्रेजेंट होगा, आपके कुछ सुगर मॉइटी यहां पर अटैच होगी। ये आपका ग्लिसरॉल बैकबोन है, यहां पर आपके 2 फैटी एसिड चेन है, और यहां पर क्या होगा आपका कोई मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, हाइड्रेट मॉइटी इसके साथ में अटैच होगी, मॉइटी अटैच होगी। इसको हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। एग्जांपल ग्लाइकोलिपिड की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक टाइप वेयर द अटैच शुगर इज गैलेक्टोज, इसके साथ में क्या है, गैलेक्टोज अटैच। अब ऐसा नहीं है भाई कि सिर्फ गैलेक्टोज ही अटैच हो, इसके अंदर क्या होती है आपकी आपके क्या होते हैं, आपके क्या हो सकते हैं, आपके पॉलीसेक्राइड्स भी हो सकते हैं। जैसे हम आगे देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि जो आपके क्या मेंशन नहीं है क्या वो, ठीक है। आपका क्या है, एक एग्जांपल इसका गैलेक्टोज बेस्ड, सॉरी इसका क्या है, गैलेक्टोज बेस्ड है, जिसको हमने क्या कर दिया, स्पेसिफिक टाइप वेयर द अटैच शुगर इज, जो यहां पर शुगर ये कार्बोहाइड्रेट मोइटी अटैच है, इसको हमने गैलेक्टोज, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसके साथ में गैलेक्टोज अटैच है, तो इसको ग्लिसरॉल बेस्ड ये आपका ग्लाइकोलिपिड्स हो गए। तो हमने जाना भाई कि जो आपकी
लिपिड्स हैं, ये आपके ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड थे। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में क्या होता है, फॉस्फेटिडिक एसिड वाले हो सकते हैं और आपके क्या ग्लाइकोसिडिक लिपिड भी हो सकते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिपिड में आपका गैलेक्टोज मोइटी अटैच है, उसको हम गैलेक्टोलिपिड कह रहे हैं। इसका एक एग्जांपल है। क्लियर। अब सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं। जो दूसरी कैटेगरी थी, जहां पर आपका क्या होगा, जो शुगर मोइटी सॉरी जो अल्कोहल है आपका, यहां पर क्या होगा, जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल जो है आपका, जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, ये यहां पर प्रेजेंट होगा। ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल क्या बनाएगा, आपके फॉस्फोलिपिड बाई फॉस्फेटिडिक एसिड प्रेजेंट होगा, फॉस्फोलिपिड, और अगर ग्लाइकोल कार्बोहाइड्रेट मॉइटी प्रेजेंट होंगी तो ये ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करने वाला है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो फॉस्फोलिपिड है, दैट इज स्पिंगोमाइलिन। आपने देखा होगा, जो नेचुरल इंसुलेटर का काम करता है भाई, जो आपके न्यूरॉन्स है उनको प्रोटेक्ट करता है, सिग्नलिंग में हेल्प कर रहा है। तो आपका जो वहां पर माइलिन शीट प्रेजेंट है, वो माइलिन शीट किससे बनी हुई है, स्पिंगोमाइलिन वहां पर प्रेजेंट होगा। ग्लाइकोलिपिड की देखें आप, सेरिब्रोसाइट्स देखेंगे और कुछ गैंग्लियोसाइड क्या इसके आप एग्जांपल देखेंगे। इसको आगे डिटेल में देखते हैं, समझिए आप बात को भाई। कॉम्प्लेक्स लिपिड में ग्लिसरॉल बेस्ड हो सकता है, स्पिंगोसिन बेस्ड हो सकता है। ग्लिसरॉल बेस्ड में हमने देखा भाई, ग्लिसरॉल होगा वहां पर प्रेजेंट और वहां पर फॉस्फेटिडिक एसिड होगा, ये आपका ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा, आपका गैलेक्टोज प्रेजेंट होगा। दूसरा स्पिंगोसिन बेस्ड होगा, तो यहां पर फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं। फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है आपका स्पिंगोमाइलिन। अब देखो क्या है आपका, यहां पर क्या होगा, स्पिंगोसिन यहां पर प्रेजेंट होने वाला है। स्पिंगोसिन है क्या, स्पिंगोसिन इज अ 18 कार्बन अमाइनो अल्कोहल एंड इट इज द कोर स्केलेटन ऑफ नो ग्लिसरॉल रिक्वायर्ड। अब यहां पर जो देखेंगे आप, यहां पर क्या आपका स्पिंगोसिन प्रेजेंट है। स्पिंगोसिन क्या है आपका, 18 कार्बन अमाइनो। अगर हम यहां पर देखेंगे तो 1 to 18 यहां पर क्या होंगे, कार्बन प्रेजेंट होंगे। इसके साथ में क्या होगा, एक अमीन ग्रुप अटैच होगा, है ना। और यहां पर क्या है, अटैचमेंट पॉइंट, जो आपके फैटी एसिड अटैच होंगे वो इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप से अटैच होंगे। समझ गए बात। स्पिंगोसिन क्या है आपका, 18 कार्बन का एक अमाइनो अल्कोहल है। अमाइनो क्यों, क्योंकि अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। अल्कोहल क्यों, हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है। क्लियर। यही आपका क्या कर रहा है, ये आपका कोर स्केलेटन का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर हम देखें तो ये क्या करेगा, कोर स्केलेटन। जैसे वहां पर ग्लिसरॉल था, यहां पर ग्लिसरॉल नहीं होगा, यहां पर स्पिंगोसिन प्रेजेंट होगा। चलो आगे देखते हैं भाई कैसे इसमें अटैचमेंट हो रहा है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, जो बिल्डिंग अगर हम देखें, मीन जो सीरामाइड है, इसका एग्जांपल क्या, एक सीरामाइड है, ये आपका स्पिंगोसिन है, ये आपका फैटी एसिड है भाई। ये स्पिंगोसिन क्या करेगा, आपका अटैच होगा किसके साथ, सीरामाइड अटैच होगा किसके साथ में, आपके फैटी एसिड के साथ में। ये क्या बना देगा, ये आपका रिजेंबल्स द डाइसाइल ग्लिसरॉल। ये आपका डाइसाइल ग्लिसरॉल की तरह ही रिजेंबल कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर एक आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन की चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन, चेन 1, एंड इसको हम कहें तो हाइड्रोकार्बन कार्बन चेन 2, है ना, 2। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये डाइसाइल ग्लिसरॉल की तरह रिजेंबल कर रहा है भाई। तो इसको हम, और यहां पर बॉन्ड क्या होगा, यहां पर एमाइड बॉन्ड यहां पर आप देखो। क्लियर। चलो आगे देखते हैं भाई। अब देखते हैं जो आपका ये स्पिंगोसिन जो बना है, इसने कैसे, आपका जो स्पिंगोमाइलिन बन रहा है वो कैसे बन रहा है। देखो यहां पर क्या होगा, स्पिंगोमाइलिन जो है आपका, सेम स्पिंगोसिन यूनिट, स्पिंगोसिन यूनिट के साथ में अटैच क्या देखेंगे, इसके साथ में आपका एक लॉन्ग चेन तो ऑलरेडी इसके पास प्रेजेंट होता है, 18 कार्बन के साथ में चेन प्रेजेंट है। और यहां पर क्या देखेंगे आप, एक फैटी एसिड यूनिट भी जुड़ी हुई है। कौन किसके साथ में, यहां पर आप बॉन्ड कौन सा देखोगे, आप एमाइड बॉन्ड देखोगे। एमाइड बॉन्ड के थ्रू आपका यहां पर क्या है, आपको जो फैटी एसिड यूनिट है वो आपके अटैच है। इस फैटी एसिड की बात करें, इसके साथ में एक फॉस्फेटिडिक ग्रुप प्रेजेंट है और साथ में क्या प्रेजेंट है, इसमें कॉलिन प्रेजेंट है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पिंगोमाइलिन। समझ में आई बात भाई। यहां पर कोई ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होगा, यहां पर स्पिंगोसिन प्रेजेंट है। उस स्पिंगोसिन में एमाइड बॉन्ड के साथ में, मतलब सिरामाइड भी कह सकते हैं भाई। ये यूनिट जो बन रहा है, ये टोटल स्ट्रक्चर, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, ये जो स्ट्रक्चर बना है आपका, इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या आपका, एक सिरामाइड है ना। यहां पर आप ये देख सकते हैं, ये क्या आपका सिरामाइड का फॉर्मेशन हुआ। और ये सिरामाइड के साथ में जो आपका एसिड ग्रुप है, उस एसिड ग्रुप के साथ में कॉलिन अटैच है। इसको हम कह रहे हैं इसको हम क्या कह रहे हैं, स्पिंगोमाइलिन। ये क्या है, द ओनली फॉस्फोस्पिंगोलिपिड, एक ही फॉस्फोलिपिड है जो स्पिंगोफॉस्फोलिपिड आपका प्रेजेंट होता है। मेजर कंपोनेंट ऑफ द माइलिन शीथ इन अ नर्व सेल। आप देख रहे हो भाई, नर्व सेल में अगर आप देखेंगे, जो ब्रेन है, उस ब्रेन के अंदर क्या होगा, जो माइलिन शीथ बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, स्पिंगोमाइलिन जो बना हुआ है आपका स्पिंगोसिन से बना हुआ है। एक सीरामाइड यूनिट, सीरामाइड यूनिट के साथ में अटैच क्या मिल रहा है आपको, यहां पर कॉलिन आपको अटैच मिल रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को भाई, क्लियर। अब आप देखिए भाई, जैसे सेरिब्रोसाइट्स की हम बात करें, सिंपल ग्लाइकोलिपिड की,
ये तो आपका क्या है, फॉस्फोलिपिड है। अब सिंपल ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो जो आपका सेम सिरामाइड रिंग है, सिरामाइड जो है, उस सिरामाइड के साथ में या ग्लूकोज या गैलेक्टोज आपका अटैच है, तो हमको क्या बोला है आपका सेरेब्रोसाइड्स। सेरिब्रा मींस ब्रेन, और सिंपल शुगर इसके साथ में अटैच है, इसको हम कह रहे हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। क्या बोल रहे हैं इसको हम ग्लाइको, क्यों? क्योंकि इसके साथ में आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट मॉइटी अटैच है, तो इसको हम आपको कह रहे हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। क्यों? पूरा सिरामाइड रिंग, ये पूरा सिरामाइड है, सेम स्ट्रक्चर, ये जो बन रहा है ये सिरामाइड के साथ में प्रेजेंट है, उस सिरामाइड के साथ में आपका अटैच है क्या, आपका शुगर अटैच है, उसको हमने क्या बोला है, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। क्लियर हो रही है भाई चीजें? कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब एक और बात करते हैं, जो आपका ग्लोबाइसाइड है। अभी ग्लोबाइसाइड क्या है? ग्लोबाइसाइड की बात करें, इज अ टाइप ऑफ अ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड विद मोर देन वन शुगर। मतलब ऐसा नहीं है जो आपके ग्लाइकोलिपिड जो बन रहे हैं यहां पर, ऐसा नहीं कि सिंगल एक गैलेक्टोज या ग्लूकोज अटैच है, वो आपका क्या बन गया, ग्लाइकोलिपिड बन गया। इसके अंदर बहुत ओलिगोसैकेराइड भी प्रेजेंट होते हैं, पॉलीसैकेराइड भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। पॉलीसैकेराइड तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सॉरी। ओलिगोसैकेराइड मींस 2 से लेके 20 कार्बन या शुगर की सब यूनिट हो सकती हैं, उससे भी ये बन सकता है। अब देखते हैं यहां पर, देखो, गैंग्लियोसाइड्स आर कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड derived from the glucoceramides that contain in addition one or a more molecular of सियालिक एसिड। मतलब इसके अंदर क्या है भाई, जो आपका कंपोनेंट है उसके अंदर एक सियालिक एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। क्या है? गैंग्लियोसाइड। देखो आपका ग्लोबाइसाइड की बात करें तो इसके अंदर ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट हो सकते हैं, मोर देन वन शुगर, एक से ज्यादा शुगर प्रेजेंट है, उसको हम ग्लोबाइसाइड कह रहे हैं। गैंग्लियोसाइड की बात करें तो गैंग्लियोसाइड किसे कहेंगे, जिसके अंदर एक सियालिक एसिड प्रेजेंट हो। बात समझ में आ रही है भाई आप लोगों को? जैसे हम यहां पर बात करें तो सेम आपका क्या है, सिरामाइड का रिंग प्रेजेंट होगा। क्या होगा? ये सिरामाइड का रिंग, दिस इज, ये क्या है आपका, ये आपका सिरामाइड रिंग है, सिरामाइड रिंग है, सिरामाइड रिंग है, सिरामाइड, ये रिंग मैंने गलत बोल दिया, ये आपका सिरामाइड है। और सिरामाइड में अगर हम देखें, नहीं होगा, सॉरी, है ना, सिरामाइड आपका प्रेजेंट है, स्पिंगोसिन प्रेजेंट है, स्पिंगोसिन के साथ में अटैच आप देख रहे हैं, ये शुगर मोइटी, ओलिगोसैकेराइड यहां पर प्रेजेंट है। इस ओलिगोसैकेराइड की भी बात करें तो यहां पर क्या होना चाहिए, एक आपका सियालिक एसिड प्रेजेंट है, तो हमसे क्या कह रहे हैं, उसे हम गैंग्लियोसाइड कह रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल की बात करें तो आपका GM1, जो क्या है आपका, कहां चला गया, एक मिनट देना मेरे को आप। हाँ, ये जो आपका GM1 जो है आपका, कहां गया ये GM1, जो ये आपका गैंग्लियोसाइड है, आपने दिखा भी होगा किसके केस में, सियालिक एसिड यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। GM1 गैंग्लियोसाइड कहां पर देखा आप लोगों ने, जब हमने किसकी बात करी यार, एक वो होता था, क्या था, कोलेरा टॉक्सिन के केस में, है ना। कोलेरा टॉक्सिन के केस में आपका क्या है, जो GM1, ये आपका रिसेप्टर की तरह काम कर, रिसेप्टर फॉर कोलेरा टॉक्सिन, है ना। अभी हम यहाँ पर डिटेल में नहीं देखेंगे, अगर आपने कोलेरा टॉक्सिन नहीं पढ़ा है किस तरह वो काम करता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, यूनिट नंबर किसमें हो, सेल सिग्नलिंग वाले पार्ट में आप देख सकते हैं, यूनिट 4 में आप देख सकते हैं। अब यहां पर क्या है आपका गैंग्लियोसाइड, जो आपका जो कोलेरा टॉक्सिन का जो रिसेप्टर है, वो आपका क्या है, एक गैंग्लियोसाइड ही है ना। क्लियर? आगे बढ़ा जाए भाई। अब देखते हैं, अब भाई इनसे रिलेटेड क्या है, कई सारी डिजीजेस की भी हम बात करेंगे। एक मिनट दीजिएगा मेरे को, कि जो आपके इसकी वजह से क्या कई सारे डिसऑर्डर्स भी होते हैं। लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर, कि जो आपका लिपिड स्टोर हो रहा है, अगर कुछ आपके क्या हो जाए, कुछ आपके यहां पर म्यूटेशन हो जाए, जैसे हम बात करें जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए, जेनेटिक म्यूटेशन, है ना, कोई एंजाइम एब्सेंट है, एंजाइम एब्सेंट है, तो इन सब वजह से क्या हो सकती है, कई सारी डिजीजेस हो सकती है। जैसे आप बात करें, एक डिजीज है आपका कौन सा, ये है आपका नीमन-पिक डिजीज। इस केस में क्या हो जाता है, स्पिंगोमाइलिनेज जो एंजाइम है, ये आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये नॉन फंक्शनल होता है, काम नहीं कर सकता है। ऐसे आप गाउचर डिजीज में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका, ग्लूकोरोब्रिडोसाइड जो है आपका, साइडेज जो है आपका, ये काम नहीं करता है, नॉन फंक्शनल है, इसकी वजह से डिजीज हो जाती है। ऐसे आप टेशन डिजीज की बात करें तो हेक्सोसमेडेज जो है आपका, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, ये डिजीज हो जाएगी। इसको हम क्या हो जाए, इसकी वजह से क्या हो जाता है आपका, कई सारे डिजीज भी कॉज हो सकती है। मींस जो आपका लिपिड का स्टोरेज का जो प्रोसेस है, उसमें जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, अगर उनमें किसी तरीके का म्यूटेशन आ जाए, वो फंक्शनल आपका क्या नहीं, और फंक्शनल नहीं है, कोई एंजाइम एब्सेंट हो जाए, तो उसके वजह से कई सारी डिजीजेस हो सकती हैं, उनकी हमने यहाँ पर चर्चा की। तो एक बार बच्चों आप लोग ये देख लीजिएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होता है, आप पूछ सकते हैं भाई, कोई आपका क्या है, अगर कोई डाउट है, कोई पे कोई इशू आ रहा है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को
आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अपना क्वेरी को रेज कर सकते हैं, उसका आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा ना। इस अगर आप पीडीएफ आपको चाहिए तो भाई आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप वहाँ से टीवी या पीडीएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ वहाँ पर मिलेगी। क्लियर? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो हेजिटेट मत करो, अपनी क्वेरीज को आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेरीज को पूछ सकते हैं भाई। क्लियर है चीजें? चलिए फिर एंड करें मैं सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू सो मच।